So hi everyone and a warm welcome to our channel. I hope you are doing well. Studies and preparations are going on. Suggested answers have been released. Obviously हमारा focus रहेगा IDT के ऊपर. So we will quickly discuss each and every question of your IDT May 25. Okay? पिछला अटेम्प्ट में क्या पूछा था, क्या क्या आया था, that is very important when you are preparing for the next attempt. बराबर? Before starting दो चीजें, एक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स. इट विल प्रूव टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स इन योर सीए फाइनल जर्नी. सब्जेक्ट फोकस आईडीटी का रहता है, बहुत सारे अपडेट्स वहाँ पे मिलते हैं, छोटी छोटी क्लैरिफिकेशंस में वहाँ पे पोस्ट करता हूँ. तो आईडीटी की जर्नी के लिए और ओवरऑल सीए फाइनल के लिए प्लीज ज्वाइन दैट. यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ वैल्यू इन दैट. ओके. एंड सेकंड चीज, अगर चैनल पे नए हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब. आप देखो एंड तक, लगता है कि हाँ अच्छा पढ़ा रहे सर तो जरूर लाइक सब्सक्राइब करना बिकॉज अदर देन दैट वी डोंट गेन एनीथिंग फ्रॉम दिस चैनल फ्रॉम यू. ओके. चलो, तो उससे क्या रहता है ना, हम भी थोड़ा मोटिवेटेड रहते हैं नया नया काम करने के लिए आपके लिए. चलो सर आ जाओ, लेट्स स्टार्ट दिस पीडीएफ. यू कैन फाइंड इट ऑन द आईसीआई बीओएस साइट सजेस्टेड आंसर के टैब में. अपन स्टार्ट करते आ जाओ. हार्ट एंड सोल प्राइवेट लिमिटेड इंपोर्टेड अ कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम फ्रांस थ्रू सी. द वैल्यू ऑफ द कंसाइनमेंट वाज 800 लाख. द टोटल कस्टम ड्यूटी पेबल वाज 180 लाख. सो 800 लाख का सामान आया जिसपे द अमाउंट पेबल वाज 180 लाख. कंपनी फाइल्ड अ बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन बट the goods got deteriorated after unloading and after examination but before clearance for home consumption. Now we have to take care when we apply section number 22. आपको याद रखना पड़ेगा, जब हमने पिल्फरेज, लॉस्ट, डैमेज, डिटोरिएटेड ये सारे शब्द हमने पढ़े हैं. वी हैव कवर्ड दिस इन द रिविजन्स एज वेल. तो डिटोरिएशन का कंसेप्ट और उसके रिस्पेक्ट में अबेटमेंट ऑफ ड्यूटी तभी लगता है जब वो तीन क्लॉजेस में से क्लॉज ए में इट इज हैपनिंग बिफोर और ड्यूरिंग अनलोडिंग. बट हियर द केस सेज डिटोरिएटेड आफ्टर अनलोडिंग. सो हियर आई एम नॉट गोइंग टू गेट द एडवांटेज ऑफ अबेटमेंट. ओके. तो वैल्यू आफ्टर डिटोरिएशन कम्स डाउन टू 200 लाख. इट इज इररेलेवेंट फॉर मी. आई डू नॉट केयर अबाउट इट. मुझे नहीं फर्क पड़ता इस चीज से. मुझे 180 लाख ही पे करना पड़ेगा. ओके. सो द अमाउंट ऑफ कस्टम ड्यूटी पेबल एट द टाइम ऑफ क्लियरेंस विल बी 180 लाख. दो तीन एमसीक्यूज कर लेते देन आई विल मैच द आंसर्स. मतलब आपको वो भी पूरा का पूरा सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा. CVD under section number 9 of CTA shall not be levied unless it is determined that. Now this is a very simple plain vanilla question. जिसने वो पढ़ा है उसको याद आ जाएगा कि इसमें से कौन सी कंडीशन सही है कौन सी गलत. तो इसमें कुछ समझना नहीं था आपको. Subsidy relates to the use of domestic goods over imported goods in the export article, एकदम correct. Subsidy relates to export performance, एकदम correct. Subsidy is conferred on all the persons engaged in the manufacture of articles whether to be exported or to be consumed domestically. No, ये exported के लिए होता है, वहां से इंडिया में आ रहा है ना, तो डोमेस्टिक के लिए नहीं होता. सो दिस इज नॉट करेक्ट. इसमें गलती हो गई. तो कौन से वाली दो चीजें सही है, फर्स्ट एंड सेकंड. तो इसका आपका आंसर बनेगा ए. अच्छा ये पेज रिपीट हो गया है, इस पे आओ. Rise and Progress Medicare Clinic is a multi-speciality hospital located at Chennai, Tamil Nadu. It has provided following services to one of its patient. Air ambulance service provided to transport critically ill patient from distinct location to the hospital and total fee charged was 80,000 which they say कि इसके ऊपर कोई टैक्स वैक्स हमने नहीं लगाया. सो दिस इज द वैल्यूएशन. क्या इसके ऊपर जीएसटी लगेगा? आंसर इज नो. एम्बुलेंस सर्विस चाहे हॉस्पिटल दे, डॉक्टर दे या मैं भी जाके दे दूं, चाहे एयर ट्रांसपोर्ट हो चाहे वो नॉर्मल इट इज एन एम्बुलेंस विच इज ऑन रोड, वहां पे कहीं पे भी जीएसटी नहीं लगता. सो दिस इज नॉट टैक्सेबल टू जीएसटी. सर्विस बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग जनरल वार्ड रूम हैविंग रूम चार्जेस एक्सीडिंग 7500. 5000 से ज्यादा अगर आप दिन का चार्ज कर रहे हो एंड इट इज नॉट अ क्रिटिकल केयर और आईसीयू, वो क्रिटिकल वाले यूनिट्स नहीं है, देन इट बिकम्स टैक्सेबल. टोटल फी चार्ज बाय वे ऑफ सच सर्विसेज इज 1,72,500. सो यस, यहाँ पे आपका टैक्स लग जाएगा. टोटल वैल्यू ऑफ आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई प्रोवाइडेड टू द पेशेंट बाय राइज एंड प्रोग्रेस मेडिकल क्लिनिक विल बी दिस अमाउंट. क्योंकि इसके ऊपर टैक्स लगेगा सो आंसर विल बी 1,72,500. ठीक है. तो इसका आंसर आपका बी बनना चाहिए. तो क्या क्या आंसर बने हमारे, एक बार वेरीफाई करा देते हैं. ए और बी. एक बार मैं फटाफट से आपको नीचे आंसर्स दिखा देता हूं, उन्होंने टेबल दिया होगा. ए और बी. ठीक है. ए और बी इज क्लियर. नाउ वी विल मूव ऑन टू द केस सिनेरियोस. एक बार केस सिनेरियोस को देख लेते हैं. एमसीक्यूज को सॉल्व करने का तरीका देखना. डिटेल में सब कुछ रीड नहीं करना होता है व्हेन यू आर सॉल्विंग इट. एंड मतलब एक फर्स्ट रीड जब ले रहे हो यू डोंट हैव टू एनालाइज इट इन डिटेल. फार साइड्स अ प्रोप्राइटरशिप फर्म. स्ट्रक्चर पे ध्यान दो. बेसिकली आपको क्या देखना है, जैसे आप सवाल को अपना क्लाइंट बना लो कि हाँ ये एक पर्सन है, ऐसा ऐसा उसका बिजनेस है एंड उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो किस सिटी में ऑपरेट कर रहा है, उसका धंधा क्या है, बस. बिकॉज व्हेन द क्वेश्चन कम्स देयर आर टू चांसेस. चांस नंबर 1 दैट द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इन आइसोलेशन, इट डजंट रिक्वायर रीडिंग ऑफ द क्वेश्चन. और चांस नंबर 2 दैट यू विल हैव टू गो टू द क्वेश्चन अगेन. तो उस क्वेश्चन में कहाँ मुझे जाके चीजें देखनी है, बस उतना आपको
केस स्टडी को पहले रीड करना है, ठीक है, तो ज्यादा एनालिसिस नहीं। प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है, ठीक है, रजिस्टर्ड इन जीएसटी इन चंडीगढ़, डील्स इन द वैरायटी ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, रिपेयर, मेंटेनेंस, ओके। इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, तो दिसंबर के महीने के लिए मेरे पास डेटा है, उन्होंने मुझे आउटवर्ड सप्लाई दी है, ठीक है, मैं अभी इसको ज्यादा एनालाइज नहीं करूंगा। फिर इन्होंने मुझे इनवर्ड सप्लाईज भी दी है उसी मंथ के लिए, ठीक है, मैं अभी इसको एनालाइज नहीं करूंगा। फिर उन्होंने मुझे कुछ और इंफॉर्मेशन दी है, 1 2 3 4 5 6 अलग अलग चीजें दी है, 7 पॉइंट्स दे हैव गिवन। नाउ it is probable that 2 or 3 points are not even asked in the question, so I won't analyze it right now. Applicable rate, yes, इस पे हम ध्यान देंगे that okay, applicable rate is 18% except for transportation which is 5%. Ignore the bifurcation, so we will deal with GST, we will not deal with CGST, SGST, IGST. That makes my task easier. There is no opening ITC. इसका इंपैक्ट कहां आ सकता था अगर पूछा टोटल अवेलेबल ITC, सो इन दैट केस करंट मंथ प्लस ओपनिंग बैलेंस, समझे। ऑल अबव अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव एक्सेप्ट वेयर स्टेटेड, ये भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता है वरना कैलकुलेशन एरर हो सकता है। नाउ लेट्स स्टार्ट। द टोटल वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच GST इज पेबल बाय दिस अंडर रिवर्स चार्ज फॉर द मंथ ऑफ डिसंबर, हमेशा मंथ भी चेक करना। डिसंबर मंथ में मैंने क्या ऐसे सप्लाईज लिए जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के ऊपर मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा, ये सवाल मेरे से पूछ रहा है आज। नाउ वी विल एनालाइज। अब मेरा फोकस कहां जाएगा, इनवर्ड सप्लाईज की तरफ आओ। परचेज ऑफ टीवी सेट फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर, तो ये टीवी सेट खरीदना अपने आप में कोई आरसीएम तो है नहीं, तो इसको इसमें नहीं आएगा। परचेज ऑफ वॉशिंग मशीन फ्रॉम अनरजिस्टर्ड, आरसीएम का कोई मतलब नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पेड टू श्री लॉजिस्टिक्स अनरजिस्टर्ड जीटीए, अनरजिस्टर्ड जीटीए, अनरजिस्टर्ड है मतलब ये कोई अपना ऑप्शन तो एक्सरसाइज करने नहीं वाला टैक्स पे करने का। जीटीए दिया हुआ है मतलब आरसीएम का इंपैक्ट आएगा। क्या हम कोई स्पेसिफाइड रेसिपिएंट है, स्पेसिफाइड रेसिपिएंट मतलब सी एम आई रजिस्टर्ड पर्सन, यस आई एम अ रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी। तो व्हेन अ जीटीए इज गिविंग सर्विस टू एनी रजिस्टर्ड पर्सन, इन दैट केस सबसे पहले एनालाइज करो कि क्या इसके ऊपर कोई एग्जेम्पशन है क्या। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड इज एग्जेम्प्ट एक्सेप्ट इन केस ऑफ जीटीए एंड कोरियर, एंड जीटीए के अंदर सिंस वी आर रजिस्टर्ड हम एक स्पेसिफाइड रेसिपिएंट बन जाएंगे एंड आरसीएम भी लग जाएगा, 5% का आरसीएम यहाँ पे लग जाएगा। यहाँ पे उन्होंने हालांकि मेरे से वैल्यू पूछा है, तो अभी मैं यहाँ पे आंसर में आई विल बी पिकिंग ₹1 लाख, ठीक है, तो 1 लाख का मेरा एक अमाउंट यहाँ पे आने वाला है। हम टोटल भी देखेंगे, 1 लाख तो एक आ गया, आगे आते हैं। FS received security services from LML Limited Chandigarh amounting to 50,000 and LML Limited is an unregistered supplier. When security services are provided by a body corporate, it is not covered under RCM. And if it is not covered under RCM, तो यहाँ पे मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। इसके सिवाय मैं आगे एक बात बता रहा हूं कि FCM तो लगेगा, लेकिन FCM के अंदर टैक्स कब लगेगा, when the person is registered. So this is liable for FCM, but in reality this is not my input tax because the person is unregistered. छोटा आदमी रहेगा, 20 लाख के ऊपर नहीं रहा होगा उसका टर्नओवर, तो टैक्स नहीं लगेगा। Rent of shop paid to Municipal Corporation of Chandigarh 50,000, this will be under reverse charge mechanism. Why? Because जब गवर्नमेंट की तरफ से अगर मुझे कहीं पे भी कोई रेंटिंग की सर्विस दी जाती है एंड आई एम अ रजिस्टर्ड पर्सन, इन दैट केस दैट विल बी कवर्ड अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, और 50,000 विल बी एडेड, 50,000 will be added. चलो आगे आ जाओ। लीगल फी ऑफ 10,000 पेड टू मिस्टर प्रकाश, अ सीनियर एडवोकेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट फॉर प्रोवाइडिंग लीगल एडवाइस। लीगल एडवाइस दी है मतलब लीगल सर्विस दी जा रही है। सीनियर एडवोकेट दे रहा है किसको, एक बड़ी बिजनेस एंटिटी को। अब सर ये बड़ी बिजनेस एंटिटी के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमारा लास्ट ईयर का टर्नओवर दिया है क्या। इन्होंने मुझे लास्ट ईयर का टर्नओवर नहीं दिया, रीजनेबली मैं अज्यूम कर सकता हूं कि यस आई विल बी अ बिग बिजनेस एंटिटी, मींस माय लास्ट ईयर टर्नओवर इज एक्सीडिंग द थ्रेशोल्ड। टर्नओवर थ्रेशोल्ड से ज्यादा होना और रजिस्टर्ड होना, इन दोनों में फर्क है, ठीक है, बट इसमें उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, बट यू कैन रीजनेबली अज्यूम एंड यू कैन टेक दिस अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ओनली। 10,000 की जो फी दी है, बराबर है। चलो वाउचर्स इशू करे तो आरसीएम का इंपैक्ट नहीं आएगा। Procured old and used goods worth 5 lakh on which the GST is payable on RCM. देखो मैंने ऊपर पूरा एनालाइज क्यों नहीं किया, क्योंकि इशू करा है ना कुछ, तुमने वाउचर्स इशू करे, वहां पे आरसीएम का इंपैक्ट कैसे आएगा। यहाँ पे प्रोक्योर करा तो मैंने एक बार पढ़ लिया कि कहीं आरसीएम तो नहीं दिया, उन्होंने दिया था। सो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट अबाउट व्हाट नीड्स टू बी एनालाइज, वरना होगा कि आपको टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा किसी केस सिनेरियोस को डील करने में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लगेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म।
इन्होंने खुद लिख के दे दिया। तो 5 लाख अब एक बारी के लिए आपको ना यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई भी देखना पड़ेगा। क्यों सर टाइम ऑफ सप्लाई देखना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे उन्होंने डेट्स दिए। तो डेट्स जब आएंगी ना तो यू हैव टू सी, बिकॉज दे आर आस्किंग यू फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। तो अगर टाइम ऑफ सप्लाई जनवरी का बन रहा होगा तो अपने आंसर में वो नहीं आएगा, एक बार हम चेक कर लेंगे। आरसीएम इन केस ऑफ गुड्स विल बी डेल्ट अंडर सेक्शन नंबर, जल्दी बताओ, मेरे बोलने से पहले आपका आ जाना चाहिए, सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 3। ठीक है, आरसीएम का हम डील करेंगे सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 3। ओके, तो उसमें से क्या डेट्स देखनी होती है? वी हैव टू सी कि मेरे पास गुड्स कब यहाँ पे हाथ में आए, गुड्स रिसीव डेट 31st डे फ्रॉम द इनवॉइस, एंड पेमेंट जब मैंने करी मतलब डेबिट और बुक्स विच एवर इज अर्लियर। गुड्स वर रिसीव्ड ऑन 25th ऑफ डिसंबर, 25 दिसंबर को गुड्स हाथ में थे। सप्लायर इशूड द इनवॉइस ऑन 24 दिसंबर, तो इसके आगे 31st डे तो जनवरी में गया होगा, एंड पेमेंट वाज डेबिटेड ऑन 31st दिसंबर, ट्रांजैक्शन वाज रिकॉर्डेड ऑन 1st जनवरी, इंटरनली विच एवर इज अर्लियर 31st दिसंबर। तो दो डेट्स आ रही है मेरे पास दिसंबर में, 31st दिसंबर एंड 25th, एक तो जैन की जा रही है तो इसको छोड़ दो, तो आंसर विल बी व्हाट 25th ऑफ दिसंबर। तो क्या दिसंबर में टाइम ऑफ सप्लाई आया? बिल्कुल आया। तो 25 दिसंबर के हिसाब से ये 5 लाख भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। एफएस रिसीव्ड लॉन्ग टर्म लीज ऑफ एन इंडस्ट्रियल प्लॉट फ्रॉम चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड इन ऑक्शन अगेंस्ट अपफ्रंट पेमेंट एज लीज प्रीमियम अमाउंटिंग टू 20 lakhs फॉर अ पीरियड ऑफ 50 years। कंपनी पेड पीएलसी, ये एग्जिम्प्ट हो जाएगा, एक्चुअली ये एग्जिम्प्ट हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे भी कोई आरसीएम का मतलब आएगा नहीं, कोई टैक्स नहीं लगेगा, और ये बिलेटेड फाइलिंग है तो इसको छोड़ दो। अब अगर इसको आप टोटल करोगे तो दिस इज 5 लाख, 6 लाख, 650 एंड 6 लाख 60,000, 10,000 और ऐड करेंगे तो 6 लाख 60,000 आपका आंसर बन जाएगा, फोर्थ का डी। आगे आ जाते हैं। अमाउंट ऑफ एलिजिबल आईटीसी इग्नोरिंग द रिवर्सल अंडर रूल 42 और 43 दैट कैन बी अवेल्ड फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। वो पूछ रहे दिसंबर मंथ के लिए आपको एलिजिबल आईटीसी कितना है, और आप रिवर्सल भूल जाओ। रिवर्सल मतलब कॉमन क्रेडिट, कॉमन क्रेडिट को आप इग्नोर करो, आप बस बताओ एलिजिबल आईटीसी कितना है। चलो अपन देखते हैं इसको एलिजिबल आईटीसी के फॉर्म में। इनवर्ट सप्लाई से स्टार्ट करते हैं। परचेज टीवी सेट्स, अब मेरे को प्रॉपर आईटीसी के फॉर्म में इसका रिव्यू करना है, एंड नाउ आई एम नॉट जस्ट फोकस्ड ऑन आरसीएम वगैरह। परचेज ऑफ टीवी सेट फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर, परचेजेस में हमें ध्यान देना पड़ेगा रजिस्टर्ड से खरीद रहे या अनरजिस्टर्ड से खरीद रहे। क्यों? क्योंकि रजिस्टर्ड वाला जीएसटी लगाएगा। सेल करते वक्त आई डू नॉट केयर वेदर माय कस्टमर इज रजिस्टर्ड और नॉट, बिकॉज मैं तो रजिस्टर्ड हूं तो मैं जीएसटी लगाऊंगा। ये मैंने रजिस्टर्ड से खरीदा तो यस इसके अंदर आईटीसी आएगा। ड्यूरिंग अनलोडिंग 5 एलईडी टीवी एंड 2 QLED टीवी वैल्यूड 2 लाख रुपीज गॉट कंप्लीटली डैमेज बट सप्लायर रिफ्यूज्ड टू रिप्लेस द सेम। तो आज मेरे पास 2 लाख रुपीज तक का जो सामान है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, एंड इफ समथिंग इज डिस्ट्रॉयड तो उसका आईटीसी नहीं मिलेगा क्योंकि ये सेल नहीं होने वाला। अदर ब्लॉक क्रेडिट्स का कंसेप्ट याद है? तो 18 lakhs के ऊपर का आपको जीएसटी यहां पे लेना पड़ेगा। ठीक है, क्या रेट है इसके अंदर? 18%। तो 18 लाख का 18% आप सबसे पहले ऐड करो। आगे आ जाओ धीरे धीरे। परचेज ऑफ वॉशिंग मशीन फ्रॉम अनरजिस्टर्ड, तो जीएसटी लगेगा ही नहीं। जब अनरजिस्टर्ड है सप्लायर देयर विल बी नो जीएसटी एंड देयर विल बी नो आईटीसी। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आरसीएम के अंदर पे करूंगा और उसका मैं आईटीसी लूंगा। गाइस आप कुछ आरसीएम के अंदर पे करते हो तो आप उसका आईटीसी भी लेते हो, तो 5,000 का मेरा आईटीसी भी आ जाएगा इसके अंदर, एंड आई डोंट हैव टू फोकस ऑन एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू रिवर्सल। आगे आते हैं। इट रिसीव्ड, इसमें तो टैक्स लग ही नहीं रहा था, इसमें देयर विल बी नो टैक्स, नो जीएसटी। रेंट ऑफ शॉप 50,000, तो 50,000 का 18% अगेन मैं आरसीएम के अंदर पे करूंगा एंड आई विल टेक द आईटीसी ऑफ इट। चलो आगे आ जाओ। 10,000 का अगेन 18%, 10,000 का अगेन 18%। एडवोकेट फी आई विल पे अंडर आरसीएम एंड आई विल टेक द आईटीसी ऑफ इट। वाउचर इशू छोड़ दो। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आपने कुछ प्रोक्योर, अब ये प्रोक्योर किया है तो प्रोक्योरमेंट का आके आपको जीएसटी का आईटीसी मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा सर, दिसंबर मंथ में टाइम ऑफ सप्लाई आ रहा है। यस, ओके, तो 5 लाख का मुझे टैक्स पे करना है दिसंबर मंथ में 18% के हिसाब से, एंड मैं उसके ऊपर आईटीसी भी लूंगा, तो 5 लाख का 18% भी इसके अंदर आ जाएगा। चलिए
चलिए, ये तो एग्जेम्प्ट हो गया, ये लायबिलिटी क्या इंटरेस्ट की कुछ बात है। अब इसका टोटल मार लेते हैं अपन। 18 लाख का 18%, 5,000, 50,000 का 18%, 10,000 का 18। अब आपको लगेगा सर कुछ ओरल कर लो, देखो मैं रिस्क लेता नहीं हूँ, पेपर में मेरे साथ एक दो बार ऐसा हुआ था, जल्दबाजी में ओरल करने में ना गलतियां हो गई, तो मैं बोलूंगा आप भी मत करना। तो इसका आंसर बन रहा है मेरा 429,800। तो दो आंसर वेरीफाई कर लेते हैं, फोर्थ का बी और फिफ्थ का डी। फोर्थ का बी साथ साथ वेरीफाई करा दूंगा ना, फोर्थ का बी और फिफ्थ का डी। अगला वाले को अपने को छोड़ना है। हमने एमसीक्यू के पेपर में डिस्कशन किया था, भाई साहब ने, आईसीआई वाले भाई साहब ने यहाँ पे कोई भी सही आंसर दिया ही नहीं था, इसको भी छोड़ देते हैं। आईसीआई ने खुद ही लिख के दिया देयर इज नो करेक्ट ऑप्शन। तो पेपर में बहुत बच्चों का इसमें टाइम वेस्ट गया था एंड उन्होंने कोई भी करेक्ट ऑप्शन दिया ही नहीं था। एमसीक्यू की वीडियो में हमने निकाला था बट वो जरूरत नहीं है, उन्होंने दिया ही नहीं है, छोड़ दो। तो ये आएगा तो आपको सही बन के आएगा, नॉर्मल कैश लायबिलिटी में आंसर निकालना है। What is the time limit for issuance of show cause notice in respect of GST inadvertently charged and collected on the goods in December 2024, assuming this company does not deposit the same with the government? अब ऊपर पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली 73, 74, 75 जो हम पढ़ते हैं, we already know from this कि उसमें आंसर क्या आने वाला है। So if you inadvertently charge and collect the GST on anything, you have to pay to the government। और अगर आपने पे नहीं किया तो आपके ऊपर शो कॉज नोटिस आएगा, और शो कॉज नोटिस की कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। देयर इज नो टाइम लिमिट फॉर शो कॉज नोटिस। ऑर्डर के लिए टाइम लिमिट है, दैट इज 1 ईयर फ्रॉम द इशू ऑफ व्हेन द शो कॉज नोटिस इज सर्व्ड, बट शो कॉज नोटिस के इशू करने के लिए ऊपर देयर इज नो टाइम लिमिट। तो इसका आंसर बनेगा आपका सी। ठीक है, आगे आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द इंटरेस्ट लायबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ डिसंबर? ये एक्चुअली नवंबर का दिया है डेटा, पर और तो कुछ है नहीं, इंटरेस्ट वाला यही है कि रिटर्न लेट फाइल करिए। नवंबर की रिटर्न दिसंबर में लेट फाइल करी तो उन्होंने फॉरवर्ड गलत यूज किया, इन माय ओपिनियन। इन द मंथ ऑफ दिसंबर होगा या फॉर द मंथ ऑफ नवंबर होगा, बट कोई बात नहीं, इसको अपन निकाल लेते हैं फटाफट से। 3,80,000 की लायबिलिटी है, 3,80,000 इज द लायबिलिटी ऑन विच 9 into 365 विल बी द इंटरेस्ट पेड एट 18%। सो विल जस्ट कैलकुलेट 380 into 9 divided by 365 into 18% will be standing as 1686.58, राउंड ऑफ 1687। पेमेंट सारी राउंड ऑफ होती है, ठीक है, टैक्स इनवॉइसेस में अमाउंट राउंड ऑफ नहीं होते, यहाँ पे वो बराबर उसी पे खेले 86 और 87। तो आपका सी या डी में से आंसर बनेगा। अब पूरा रीड करो। इंटरेस्ट लायबिलिटी एंड ही कैन पे द सेम फ्रॉम आईटीसी। रॉन्ग, यू कैन नॉट पे इंटरेस्ट फ्रॉम आईटीसी, यू नीड टू पे द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इन cash. Why do you need to pay in cash? Because this is not your output tax. ITC can be used to pay output tax. This is not your output tax. Okay? There has been a dispute between this Farsights and GST department. उसके ओपिनियन के लिए वाउचर है और ये वाला इंडस्ट्रियल प्लॉट वाला है, तो एक बार दोनों को एनालिसिस कर लेते हैं। आ जाओ। देखो ये वाला तो क्लियर कट एग्जेम्पशन एंट्री है यार इसके ऊपर, एंड लोकेशन चार्जेस जो होते हैं ना ये भी एग्जेम्प्ट होते हैं, जो भी आपका अपफ्रंट प्रीमियम है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, दिस अपफ्रंट प्रीमियम, दिस डज नॉट नेसेसरीली मीन दैट इट इज पेड अपफ्रंट, इट मीन्स इट इज डिटरमिन्ड अपफ्रंट। तो ये वाला पेमेंट और प्राइम लोकेशन ये दोनों आपका एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है जी। और वाउचर की बात कर लेते हैं, आओ। अब मैं अभी बता देता हूं, आई विल टेल यू द अमेंडमेंट एस्पेक्ट ऑल्सो सितंबर 25 के लिए। FS issued vouchers worth 2 lakh to its customers which were eligible to be redeemed against the identified goods. As certain customers were issued voucher worth 5 lakh, same can be redeemed against any supply. तो देखो अगर कोई चीज एलिजिबल थी, ये मे के लिए जो हम पढ़ते थे, मैं पहले बता रहा हूं कि अगर कोई चीज एलिजिबल है तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई इशू के टाइम पे ही हो जाएगा, दैट इज 2 लाख का जीएसटी पे करना पड़ेगा। लेकिन जो 5 लाख का है, इट कैन बी रिडीम्ड अगेंस्ट एनी सप्लाई। So if you can redeem against any supplier, so we will have to wait for redemption because we don't know which goods it will be redeemed against and what will be the GST applicable on it. Are you getting it? But ये May 25 तक कहानी थी। अब अगर September 25 में अगर ऐसा सवाल आता है तो हमें क्या स्टेट करना है? We have to state one simple thing that इसके ऊपर कहीं कोई GST अभी लगेगा ही नहीं, because the transaction of vouchers उसमें दो रूट निकलते हैं कि अगर वो मनी की तरह है या मनी की तरह नहीं है, बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे ये मनी की तरह ही है, मतलब इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी रिकॉग्नाइज बाय आरबीआई और नॉट, सो उसमें सप्लाई नहीं हो रही कुछ भी। यस, आपको ये अमेंडमेंट याद आ रहा होगा अगर अमेंडमेंट देखा है वीडियो अभी तक, तो प्लीज सी, इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन आ चुका है। वाउचर्स के लिए देयर विल बी नथिंग, नो जीएसटी एट दिस पॉइंट, क्योंकि वो देयर इज नो सप्लाई एज सच। अगर
फाइनेंस एक्ट 2025 का अमेंडमेंट कल को आ जाए तो यही दैट अमेंडमेंट इज ऑन द बेसिस ऑफ द क्लैरिफिकेशन वी हैव कवर्ड इन द अमेंडमेंट. फाइनेंस एक्ट 2025 ने क्या किया है, सबसेक्शन 3 ऑफ 12 एंड सबसेक्शन 3 ऑफ 13 दैट इज वाउचर्स, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो डिलीट हो गया. क्यों? क्योंकि क्लैरिफाई कर दिया ना कि वाउचर्स के रिस्पेक्ट में जीएसटी लगना ही नहीं है. जीएसटी लगना ही नहीं है तो टाइम ऑफ सप्लाई के सबसेक्शन का क्या करूंगा, अचार थोड़ी डालूंगा. बराबर समझ में आ रहा है आपको सारा. तो अब सितंबर 25 में इसके ऊपर क्या बनेगा, देयर विल बी नो जीएसटी एट ऑल. लेकिन मई 25 में आंसर क्या बना था कि भैया इसके ऊपर आपको अभी पे करना है, इसके ऊपर वी हैव टू वेट फॉर रिडम्पशन एंड दिस इज एग्जेम्प्ट. तो फटाफट से इसको देख लो एक बार. आ जाओ आ जाओ आ जाओ. फार साइड्स का ओपिनियन है द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ ऑल वाउचर्स इज द डेट ऑफ रिडेम्पशन. नहीं भाई, जो आइडेंटिफाइबल है वो अभी जाएगा. अमाउंट रिसीव्ड एज लॉन्ग टर्म लीज ऑफ एन इंडस्ट्रियल प्लॉट फ्रॉम चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड इज एन इन ऑक्शन अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ अपफ्रंट अमाउंट इज एग्जेम्प्ट. ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है कि अमाउंट विल बी एग्जेम्प्ट. जीएसटी डिपार्टमेंट कह रहा है कि टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ 2 लाख इज दिसंबर क्योंकि इट इज आइडेंटिफाइबल, whereas the time of supply of vouchers amounting to 5 lakh is the date of redemption because वो कोई भी गुड्स के साथ रिडीम किया जा सकता है. दिस इज करेक्ट, ये करेक्ट है. एंड नाउ दिस डिपार्टमेंट सेज दैट अमाउंट रिसीव्ड एज लॉन्ग टर्म लीज ऑफ प्लॉट फ्रॉम दिस इज टैक्सेबल अंडर आरसी. में गलत हो जाएगा. तो बेसिकली 2 and 3 इज करेक्ट. 2 and 3 इज करेक्ट. तो आंसर बनेगा आपका बी. कौन से चेक करने नहीं, वी हैवंट चेक्ड येट. 4th and 5th हमने कर लिया था, 6th गलत था. 7th का सी और 8th का डी. ओके, 7th का सी, तो सी डी और बी, सी डी और बी हमारे आंसर होने चाहिए. एक जो गलत है उसको छोड़ के. ठीक है, ये तो गलत था आईसीआई से. तो सी डी और बी, तो वी हैव कवर्ड दिस करेक्टली. ठीक है जी, यहां तक अपना सब सही हुआ है. ओके, नाउ के नेक्स्ट केस सिनेरियोस पे चलते हैं. आ जाओ. LLD and Co, a partnership firm which is engaged in manufacturing of electronic equipment in the Gujarat state. ठीक है जी, गुजरात की है, पार्टनरशिप फर्म है. Firm became liable for registration on 14th of April. Okay, applied on 16, granted registration on 20. Did it apply within 30 days? No, 30 दिन में अप्लाई नहीं किया आपने, लेट किया तो जब मिलेगा उसी दिन से एक्टिव माना जाएगा. तो your registration will be active from 20th May. Firm opted for composition levy under section number 10. Okay. Turnover for the quarter ending June was 82 lakh, out of which the taxable supply was 80 and exempt supply was 2 lakh. Now tell me one thing. If you are a manufacturer, they are clearly saying that he is a manufacturer. Sir, why are you stressing upon this? Because manufacturer का जो रेट है वो 1% ऑफ टर्नओवर रहता है. ट्रेडर होता तो टैक्सेबल का 1% पे करता. क्या इसके अंदर कभी भी आपकी सप्लाई इंटरस्टेट हो सकती है? आंसर इज नो. वो कभी भी इंटरस्टेट नहीं हो सकती, हमेशा इंट्रा रहेगी. व्हाई? बिकॉज इंटरस्टेट सप्लाई अगर हो जाती है तो कॉम्पोजिशन स्कीम इज नॉट एप्लीकेबल. तो ये आपका 0.5% और 0.5% से हो जाएगा. इट्स टर्नओवर फॉर क्वार्टर एंडेड दिस इज 82 लाख. ठीक है, आउट ऑफ विच द टैक्सेबल सप्लाई एंड एग्जेम्प्ट. ठीक है, टर्नओवर क्रॉस्ड 150 लाख ऑन 9th of July एंड द कंपनी हैड ऑप्टेड फॉर विड्रॉल ऑन द सेट डेट. क्योंकि वो करना होता है ना, 1.5 CR अगर है लिमिट गुजरात के लिए वही है. सो you have to, if that crosses, then you have to go for normal registration and you have to file a statement also of existing ITC. Firm provided a supply of equipment to GGY Limited. ठीक है, इसको देख लेंगे. During the month of June, this has received one taxable service under RCM. ठीक है, from a registered supplier, Mr. Sachin Kumar. Okay. आपको पता होगा 9(3) में there are some amendments, but वो amendment का यहाँ पे impact नहीं आएगा क्योंकि ये registered है. ठीक है, लेकिन अनरजिस्टर्ड से होता, सेल्फ इनवॉइसिंग का कंसेप्ट लग जाता सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 क्लॉज नंबर F, तो फिर कहानी थोड़ी पलट सकती थी. LLD and Co failed to issue any document to Mr. Sachin Kumar relating to this transaction. ठीक है, देखते क्या क्या है. बाकी की ये चीजें दी है, we will see what the question asks. LLD and Co has not opted for QRMP, तो मंथली वाला आदमी है. चलो, all the amounts are exclusive, very well. All supplies are intra, okay, and price is the sole consideration. ये भी क्लैरिफाई किया. ये वैल्यूएशन में काम आएगा. हमें एक सेल किया ना मशीन का, उसके रिस्पेक्ट में. इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जब से रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिला दैट इज 20th of May, क्योंकि टाइम से अप्लाई आपने नहीं किया. 20th of May. LLD needs to furnish a statement containing the details of inputs in semi-finished finished goods on the withdrawal of composition scheme within 30 days. सारी फाइलिंग है 30 डेज में होती है. कभी याद ना रहे तब भी 30 डेज का तुक्का बहुत बच्चों ने मारा भी था इस बार.
9 जुलाई के आगे 30 डेज एग्जैक्ट गिन लो। 31 माइनस 9 माइनस 30 दैट विल बी 8th ऑफ ऑगस्ट। दैट विल बी 8th ऑफ ऑगस्ट। वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड बाय एलएलडी टू जीजीवाई। अब जीजीवाई को एक सेल करी है हमने, कहा गया मेरा जीजीवाई, जीजी वाई मेरे जीजी ये रहा। फर्म प्रोवाइडेड अ सप्लाई ऑफ इक्विपमेंट टू जीजीवाई अनरिलेटेड कंपनी। इफ the company is unrelated and price is the sole consideration as stated at the end of the question, the two primary conditions are met, and if those are met, the price whatever it is, the transaction value will be the answer of valuation of supply. You don't need to go for any valuation rules. So balance whatever information given, it is to confuse you. ठीक है, तो ट्रांजैक्शन कितने में हुई, मार्केट वैल्यू मारो गोली, होलसेल वैल्यू इग्नोर, एमआरपी इग्नोर, ट्रांजैक्शन वाज मेड एट 18 लाख, आंसर विल बी 18 लाख। Tax payable, 82 lakh was the turnover. 82 lakh was the turnover. So 0.5% and 0.5%. 41,000 and 41,000 CGST and SGST. Yes? So you have to be quick कि हाँ यहाँ पे इंटर हो ही नहीं सकता, इंट्रा में ही 0.5 और 0.5, कई बच्चे 1 और 1% कर देंगे तो गलत हो जाएगा। 1% टोटल है तो 0.5 0.5। टाइम ऑफ सप्लाई फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर अ ट्रांजैक्शन विद मिस्टर सचिन कुमार। तो यहाँ पे आपको टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 3 लगा के। उसमें दो डेट्स देखनी होती है, एक होता है आपका 61st डे फ्रॉम द इश्यू ऑफ इनवॉइस और एक होता है आपकी तरफ से पेमेंट डेट। आपकी तरफ से मतलब अर्लियर ऑफ पेमेंट एंड योर बुक्स डेट विच एवर इज अर्लियर। तो सप्लाई हुआ 3 जून को, इनवॉइस रेज हुआ है बाय मिस्टर सचिन कुमार ऑन 9th ऑफ जुलाई। ठीक है, 9th ऑफ जुलाई के आगे 60 डेज जाएंगे आपके सितंबर में। पेमेंट रिकॉर्ड हुई है बुक्स में 7th अगस्त को और पेमेंट डेबिट हुआ है 14th अगस्त को। तो इंटरनली मेरा इन दोनों में से अर्लियर डेट कौन सा आएगा, 7th ऑफ अगस्त। कौन सा आएगा, 7th ऑफ अगस्त, और वो वाली डेट जाएगी सितंबर में। तो 7th अगस्त मेरा ऑब्वियसली आंसर बनेगा ना अर्लियर। पेपर में थोड़ा स्मार्ट रहना, सारे मत निकालना डेट्स। 7th अगस्त अपनी डेट आनी चाहिए। ए And which of the following document is mandatory to be issued by LLD in relation to transaction with Mr. Sachin Kumar? अगर कोई भी RCM की ट्रांजैक्शन आप ले रहे हो, सप्लाई ले रहे हो, एंड द पर्सन इज रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड, आई डू नॉट केयर, मैंडेटरीली पेमेंट इनवॉइस जाना चाहिए, पेमेंट वाउचर जाना चाहिए। समझ आ रहा है? सेल्फ इनवॉइसिंग कब लगता है, जब सामने वाला अनरजिस्टर्ड हो, लेकिन पेमेंट वाउचर कब लगता है, जब सामने वाला रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो इसके आंसर क्या बने, DCBB। काफी सारे हो गए ना इसमें आंसर, तो एक 2-4 चेक करते हैं एक साथ। DCBB और AB चेक कर लो, A और B। ठीक है, ऑल एमसीक्यूज आर मैच्ड। सीखा कुछ नया? चलो अब आते हैं इसके डिस्क्रिप्टिव पार्ट पे, फटाफट से इसको कवर करते हैं। 14 मार्कर बहुत सिंपल था, वेरी इजी, लड्डू सवाल था। इसमें ज़्यादा कोई एडजस्टमेंट्स नहीं थी, कॉमन क्रेड का बेसिक टेस्टिंग हुई है। सो लेट्स सी, अगर आपकी कोई गलतियाँ हुई है तो देखो कहाँ हुई है। BBV लिमिटेड ऑफ नागपुर, रजिस्टर्ड अंडर GST इन महाराष्ट्र। तो एक कंपनी है, नागपुर मतलब महाराष्ट्र की है, रजिस्टर्ड है और उसकी कुछ सप्लाईज दे रखी है। ठीक है, मैन्युफैक्चर ऑफ टैक्सेबल प्रोडक्ट, सर्विस ऑफ हायरिंग ऑफ ट्रक, कुछ RCM अदर सप्लाईज। फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो सारा ध्यान टैक्स मंथ में, दैट इज अक्टूबर। एक्सपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट D विद पेमेंट ऑफ IGST। ओके, नीचे प्रोडक्ट D सप्लाइड अंडर LUT। ओके, एक्सपोर्ट अंडर LUT। ओके, डोमेस्टिक आउटवर्ड सप्लाई टर्नओवर ऑफ प्रोडक्ट D। ओके, डोमेस्टिक टर्नओवर ऑफ अदर सप्लाईज ऑन विच अंडर RCM। तो इसके अंदर मैं टैक्स नहीं पे करूंगा। ठीक है, सेल ऑफ सिक्योरिटीज अंडर GST में इंपैक्ट नहीं आएगा, लेकिन रूल 42 में इंपैक्ट आएगा, चेक कर लेंगे। आउटवर्ड सप्लाई ऑफ हायरिंग ऑफ ट्रक टू अ GTA, चेक करेंगे इसमें टैक्स लगेगा या नहीं। लैंड सेल हुआ है, लैंड इज नॉट अंडर GST, मतलब शेड्यूल 3 में आप इसको बोल सकते हो कि शेड्यूल थ्रू दिस विल गेट आउट, तो ये निगेटिव लिस्ट में चला जाएगा, सप्लाई नहीं माना जाएगा। ओके, सो एक्सक्लूडिंग द स्टैम्प ड्यूटी, वी विल सी दिस इन अगेन रूल नंबर 42। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट इन FD विद अ पब्लिक सेक्टर बैंक। तो ये तो यार अपना एग्जेम्प्ट होता है, ये तो अपना एग्जेम्प्ट होता है। चलो, डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाईज फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2024। अब इनवर्ड सप्लाईज चेक करते हैं क्या क्या है। कॉमन इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज यूज्ड फॉर आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज मेंशन्ड अबव। पेपर में हमें खुद ही बता दिया कि भाई ये इनपुट कॉमन वाला है,
तो इसी के ऊपर अपना सीधा ऑपरेशन लग जाएगा रूल 42 का इनटू एग्जेम्प्ट अपॉन टोटल टर्नओवर। इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज, ठीक है, कैपिटल गुड्स नहीं दिया तो इससे मेरा काम आसान हो जाएगा। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रूल नंबर 42 लगाऊंगा। नथिंग हैज बीन यूज्ड फॉर एनी नॉन बिजनेस पर्पस, तो 5% वाला एडजस्टमेंट मत लगाना, एग्जेम्प्ट अपॉन टोटल टर्नओवर लगा देना। Freight paid in relation to product D to an unregistered GTA used in relation to taxable supply only. तो is this common credit? Answer is no. इसके ऊपर जीएसटी कितना लगेगा? अगर GTA है तो टैक्स लगना है, और अगर वो अनरजिस्टर्ड है इसका मतलब उसने एफसीएम का ऑप्शन तो एक्सरसाइज नहीं किया होगा, तो मैं ही पे करूंगा। 5% वैसे आपको रेट भी पता होना चाहिए और यहाँ पे भी दिया है, तो 75,000 का 5% दैट विल बी आई थिंक 3750, राइट। सो वो 3750 आपका आरसीएम के अंदर जाएगा और आप उसका पूरा क्रेडिट ले लोगे, पूरा क्रेडिट लेना, कोई भी यू विल नॉट बी स्टॉपिंग एनीथिंग, कोई कॉमन क्रेडिट नहीं आएगा। ऑल अबव अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, नो ओपनिंग बैलेंस, अज्यूम ऑल द कंडीशंस आर फुलफिल्ड, ठीक है, एंड डिटेल्स ऑफ जीएसटी पेड आर अवेलेबल इन 2B, वेरी गुड। 2B में अवेलेबल है, इसका मतलब मेरे को इसके ऊपर टैक्स, मतलब आई कैन क्लेम द क्रेडिट, ओके। कंपनी इज नॉट कवर्ड अंडर एनी ऑफ द एक्सेप्शंस अंडर रूल नंबर 86B। क्या है ये रूल नंबर 86B? अगर 50 लाख के ऊपर आपकी टैक्सेबल टर्नओवर जा रही है तो आपको 99% ऑफ आउटवर्ड टैक्स यू कैन पे इन द आईटीसी फॉर्म, लेकिन 1% कैश पे करना पड़ेगा, वो अपन चेक करेंगे, ठीक है ना। सवाल क्या पूछा है इन्होंने? मिनिमम नेट जीएसटी लायबिलिटी टू बी पेड इन कैश आफ्टर यूटिलाइजिंग एनी आईटीसी फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो एक बार एडजस्टमेंट स्टार्ट करते फटाफट से, आउटवर्ड सप्लाई को डील करते आओ। रेट कितने हैं देख लो एक बार। अज्यूम ऑल द ट्रांजैक्शंस आर इंटरस्टेट, गुड्स का 12% है और सर्विस का 18% है, तो आईजीएसटी सब जगह लगेगा। पहला स्टार्ट करते देखो, एक्सपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट डी विद पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, तो इसमें आईजीएसटी पे किया है, गुड्स का रेट 12% आपको लेना है, सो दिस विल बी 1,98,000। प्रोडक्ट डी सप्लाइड अंडर एलयूटी टू अ कंपनी लोकेटेड इन एसीजेड, तो जीरो रेटेड सप्लाई एलयूटी के अंदर हुई है, नो टैक्स। एक्सपोर्ट अंडर एलयूटी, नो टैक्स। डोमेस्टिक आउटवर्ड सप्लाई, डोमेस्टिक आउटवर्ड सप्लाई, एक सेकेंड, कुछ कुछ मार्किंग्स थी अभी, वो प्रॉपर एक बार दोबारा एनालाइज कर लेंगे, आओ। हाँ, डोमेस्टिक आउटवर्ड सप्लाई ऑफ टर्नओवर ऑफ प्रोडक्ट डी, तो 46 लाख के ऊपर मैं 12% का लगाऊंगा, 5,52,000, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डोमेस्टिक टर्नओवर ऑफ अदर आउटवर्ड सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर आरसीएम, तो ये मेरी लायबिलिटी नहीं बनेगी, आरसीएम की लायबिलिटी में जाएगा। सिक्योरिटीज के ऊपर टैक्स का कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। आउटवर्ड सप्लाई ऑफ हायरिंग ऑफ ट्रक्स टू एबीबी और जीटीए फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, पे अटेंशन, दिस इज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। इफ आई एम गिविंग अ मींस ऑफ transportation of goods on hire to a GTA, that stands exempt, chapter number 4. If this would have been instead of goods, if it would have been a passenger related transport, then in that case the GST would have been applicable, बराबर है। तो 7 लाख के ऊपर क्या लग जाएगा सर? टैक्स, सॉरी 7 लाख के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, ये गुड्स है, सो नो टैक्स। लैंड पे कोई यहाँ पे जीएसटी का इंपैक्ट नहीं आएगा, सप्लाई नहीं है। इंटरेस्ट रिसीव, दिस इज एग्जेम्प्ट, ठीक है जी। तो आपका आउटवर्ड टोटल टैक्स अभी कितना बनेगा? 552 प्लस 198, दैट विल बी 7,50,000। 7,50,000 का आपका आउटपुट टैक्स आएगा, 7,50,000 का आपका आउटवर्ड टैक्स आएगा। अब एक काम करते हैं, 3750 ऑब्वियसली यू हैव टू पे, ठीक है, लेकिन मैं पहले आईटीसी माइनस करूंगा। देखो आप ऐसे मत करना, आउटवर्ड प्लस आरसीएम माइनस आईटीसी, बच्चे अभी भी यही करते हैं, रॉन्ग, बिल्कुल रॉन्ग। वाई? क्योंकि आप इसका मतलब ये दिखा रहे हो कि मैं टोटल में से आईटीसी माइनस कर रहा हूं, नहीं, आपको क्या करना है, आपको आउटपुट में से माइनस आईटीसी करना है, प्लस आरसीएम दिखाना है, जो इस केस में 3750। तो पहले अपन आईटीसी का एडजस्टमेंट निकाल लेते हैं। कॉमन इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज फॉर आउटवर्ड, ठीक है, इनपुट्स का 20 लाख है और इनपुट सर्विसेज का 8 लाख है, तो टोटल कॉमन आईटीसी कितना हुआ? ये वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यू के ऊपर जीएसटी लगाना मत भूलना। सो दैट विल बी 20 लाख का 12%, 2,40,000, अंदर ही करेगा इसको एक बार, 2,40,000 एंड 8 लाख का 18%, दैट इज 1,44,000। ये टोटल बना आपका 3,84,000। समझ में आया यहां तक? 3,84,000 में आप मल्टीप्लाई करोगे एग्जेम्प्ट अपॉन टोटल टर्नओवर एज पर रूल नंबर 42। रूल नंबर 42 के हिसाब से आप एग्जेम्प्ट अपॉन टोटल टर्नओवर निकालोगे। कैसे निकालेंगे सर एग्जेम्प्ट टर्नओवर? आ जाओ फटाफट।
एक्सपोर्ट इज नॉट एग्जेम्प्ट, दिस इज ऑल्सो नॉट एग्जेम्प्ट, दिस इज ऑल्सो नॉट एग्जेम्प्ट। मैं एग्जेम्प्ट मतलब किसकी बात कर रहा हूं, मैं 2 क्लॉज 47 की बात कर रहा हूं, ठीक है जी। चलिए, डोमेस्टिक आउटवर्ड सप्लाई टर्नओवर ये एग्जेम्प्ट नहीं है। आरसीएम ये वैसे एग्जाम नहीं है, लेकिन रूल 42 इसको एग्जाम में गिनवाएगा। तो पहला हम ऐड करेंगे 8 लाख, कैलकुलेटर पे M+ में डाल दो, 8 लाख पहला मैंने ऐड किया फॉर द पर्पस ऑफ रूल नंबर 42। उसके बाद सेल ऑफ सिक्योरिटीज, अब इसका मुझे 1% ऐड करना पड़ेगा क्योंकि रूल 42 मुझे वो चीज बोलता है। तो दैट विल आई विल ऐड, एक सेकेंड ना, 8 लाख को M+ में डाला, फिर 42,000 को M+ पे डाला, दिस इज एग्जाम, तो ये 7 लाख एग्जाम में गया। लैंड, अब इसमें क्या करना है आपको, लैंड के केस में यू हैव टू सी द सर्कल रेट, मतलब स्टैंप ड्यूटी कितने पे करिए उसके हिसाब से। तो 280 डिवाइडेड बाय 2%, सो 280 इज द 2%, सो डिवाइड बाय 2% इट विल बी 1 करोड़ 40 लाख, उसको भी M+ में डाला। इंटरेस्ट ऑन FD, दिस इज एग्जेम्प्ट बट इट इज नॉट एग्जेम्प्ट फॉर द पर्पस ऑफ रूल 42, तो मैं उसको न्यूमरेटर में नहीं लूंगा, ये नहीं आएगा न्यूमरेटर में। MRC अगर आप मारोगे तो वो आपका बनेगा 1 करोड़ 55 लाख 42,000। एक बार चेक कर लेते हैं अपन, 1 करोड़ 55 लाख 42,000 आपका आना चाहिए, ये रहा 1 करोड़ 55 लाख 42,000। और कॉमन ITC हमारा क्या आया था वो भी चेक कर लो, कॉमन ITC आपका कितना है 3,84,000। यस, तो 384 इंटू 1 करोड़ 55 लाख 42,000 और डिवाइड क्या करोगे, टोटल टर्नओवर। अब टोटल टर्नओवर गिनना स्टार्ट करो, उसमें कुछ नहीं करना, ऐड करते जाना है सब। 16,50,000 प्लस 9 लाख प्लस 11 लाख प्लस 46 लाख प्लस 8 लाख। ये वैसे तो आपका एग्जाम नहीं है, लेकिन आपको मानना पड़ रहा है, तो आपको 8 लाख भी यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। ये तो वैसे भी ऐड होएगा ना, ये तो टर्नओवर है, ठीक है, ये तो वैसे भी ऐड हो जाएगा। अब इसका 1% आपको ऐड करना पड़ेगा क्योंकि वो न्यूमरेटर में भी आया है, ठीक है। एग्जाम इज अ पार्ट ऑफ टोटल टर्नओवर ऑल्सो, ये भी ऐड किया। ये आपको 1 करोड़ 40 लाख ऐड करना है, 1 करोड़ 40 लाख। अब यहाँ पे बच्चा गलती करता है, वो है क्या कि सर आपने इंटरेस्ट न्यूमरेटर से हटवा दिया। मैंने ये नहीं बोला न्यूमरेटर से हटाओ, मैंने बोला एग्जाम नहीं मानना है, तो नॉर्मल टर्नओवर तो मानना है ना। वी आर जस्ट नॉट कंसिडरिंग इट एज एन एग्जाम टर्नओवर, बट वी आर कंसिडरिंग दैट एज ए टर्नओवर, तो डिनोमिनेटर में आएगा, तो उसको 2,51,000 को ऐड करना मत भूलना। दिस विल कम आउट टू बी 2 करोड़ 40 लाख 43,000। दिस विल कम आउट टू बी 2 करोड़ 40 लाख 43,000, ठीक है। तो ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपका एक एलिजिबल, मतलब कितना एलिजिबल है, कितना डिसअलाउ करना है वो आ जाएगा। यू कैन टेक नेट ITC, मतलब ये जितना भी आ रहा है ना पोर्शन मल्टीप्लाई करके वो आप टोटल में से माइनस कर देना, दैट इज फाइन। ओके, सो ये आपका ITC का हिसाब हो जाएगा। और 3750 को अलग से आपको लेना है, 3750 क्योंकि मेरे पास पूरा अवेलेबल है। तो बेसिकली आपने क्या किया, इसमें टोटल 384 में से माइनस किया, वो जो अभी मल्टीप्लाई करके आएगा, ऐड किया 3750, ठीक है। यू विल रिड्यूस दिस ITC फ्रॉम दिस 7,50,000। अब यहाँ पे आपको एक चेक करना पड़ेगा रूल नंबर 86B का, रूल नंबर 86B का 7,50,000 इज माई आउटवर्ड टैक्स, तो उसका 99% 7,42,500 ही मैं ITC यूज कर सकता हूँ, बट उतना ITC बनेगा ही नहीं। 3-3.5 लाख या जो भी बन रहा है हमारा टोटल, दैट इज नॉट एक्चुअली 99% जितना, तो आपने चेक किया बट इतना ITC ही नहीं है कि हमारे ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन लगे, तो आप ITC माइनस करो एंड यू जस्ट ऐड एट द एंड 3750। RCM की लायबिलिटी ऐड करना मत भूलना, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। JLM and Sons, a partnership firm, is registered under GST at Bengaluru in the state of Karnataka. It has provided following information related to the month of October. तो मेरे पास 5 आइटम दिए, 5 मार्क्स का हमेशा ऐसा आता ही है कि आपको एग्जामिनेशन एनालाइज करना है वेदर द GST विल बी एप्लीकेबल और नॉट। तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालनी है, तो एंड ऑल्सो कैलकुलेट द टैक्स पेबल। तो बेसिकली एग्जामिनेशन एनालाइज करके वी हैव टू सी वेदर इट इज टैक्सेबल, देन व्हाट विल बी द वैल्यू एंड व्हाट विल बी द टैक्स। रेट दिया है CGST और SGST और IGST का, तो यू हैव टू अप्लाई द प्लेस ऑफ सप्लाई एज वेल, ठीक है। हमेशा आता है ऐसा ना 5 नंबर का। आओ, अमाउंट चार्ज फॉर कॉम्पोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय वे ऑफ मिलिंग ऑफ व्हीट इनटू व्हीट फ्लोर along with fortification to तमिलनाडु गवर्नमेंट अंडर PDS। तो यहाँ पे आपको कौन सी एंट्री लगानी है, एंट्री नंबर 3A। 3A क्या थी, अरे प्योर सर्विसेज एंड कॉम्पोजिट 3A, जिसके अंदर अगर गुड्स का वैल्यू 25% से ज्यादा नहीं है तो उस केस में आपको एग्जेम्पशन मिल जाता है। तो यहाँ पे पक्का ये देखो ब्रैकेट में दिया होगा। कई बच्चे ऐसे ना पैनिक भी कर सकते हैं कि कभी कभार पेज यहाँ पे एंड हो जाता है एंड वी डोंट सी द हेड पार्ट, सो डोंट डू दैट। एक बार अच्छे से देखना, ऐसी इंफॉर्मेशन होगी आपके पास। The value of supply in the above value of supply of goods in the above supply constitutes 49%.
तो 49% तो फिर 25% से तो ज्यादा हो गया, इन दैट केस इट विल बी टैक्सेबल। ठीक है, यहाँ पे उसका टैक्स लग जाएगा। ओके, and this is not any special kind of a supply which is dealt under any of the subsections of section number 12। तो 12(2) लगा देना आप प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए। और हम है बेंगलोर के और सामने वाले हैं तमिलनाडु के, तो यहाँ पे आईजीएसटी के नेचर में लग जाएगा। यस, मल्टीप्लाई कर लेना, वहां पे गलती मत करना। टैक्सेबल सप्लाई ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एजेंट सर्विसेज टू अ लोकल ब्रांच ऑफ अ पब्लिक सेक्टर बैंक। लोकल मतलब वो कह रहे हैं सीजीएसटी एसजीएसटी में जाएगा, बट डायरेक्ट सेलिंग में क्या आरसीएम लगेगा या एफसीएम? एफसीएम क्यों लगेगा? क्योंकि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो रहता है वो तब लगता है जब अपन इंडिविजुअल होते हैं, लेकिन इस केस में वो पार्टनरशिप फर्म है, तो यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में सीजीएसटी और एसजीएसटी लग जाएगा। सप्लाई ऑफ टोबैको लीव्स एज एग्रीकल्चरिस्ट टू एमएस राम एंड सन्स, अ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म रजिस्टर्ड एट हुबली कर्नाटका। नाउ हियर दे हैव गिवन एक अलग सी चीज, यहाँ पे ऑल्टरनेटिव आंसर बन सकता है। मेरी बात सुनो ध्यान से, एग्रीकल्चरिस्ट की अगर डेफिनेशन याद है जो आपने हॉट्स में भी रिवाइज करी थी, याद है हमने हॉट्स में कवर किया था May 25 के लिए, तो उसके अंदर इट कैन बी एन इंडिविजुअल और इट कैन बी एचयूएफ। बट यहाँ पे तो एक फर्म है, यहाँ पे अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे मेरी कंपनी का, मतलब मेरी क्लाइंट का, तो दैट इज अ फर्म। तो हाउ कैन आईसीआर राइट इट इज एन एग्रीकल्चरिस्ट? तो यहाँ पे दो व्यूज लिए जा सकते हैं। एक मतलब आंख और दिमाग, आंख नहीं दिमाग बंद करो और देखो यहाँ पे लिखा है एग्रीकल्चरिस्ट, तो हम लगा देंगे एग्रीकल्चरिस्ट का ही डेफिनेशन एंड वी विल अप्लाई द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चरिस्ट अगर टोबैको लीव्स किसी रजिस्टर्ड पर्सन को देता है, सप्लाई करता है, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है। बट एक में हम दिमाग लगाएंगे कि एग्रीकल्चरिस्ट लिखा है लेकिन लीगली सीजीएसटी एक्ट में वो एग्रीकल्चरिस्ट नहीं हो सकता, तो उस केस में एफसीएम लगेगा। ठीक है, तो आप जो भी व्यू लोगे उसको देना। आईसीआई ने सजेस्टेड में दोनों व्यू लिया है तो आपको नंबर मिल जाएंगे बराबर। और अगर टैक्स लगाओगे तो उस केस में 12(2) लगा के आपका आरसी सीजीएसटी और एसजीएसटी के अंदर वो चीज चली जाएगी बराबर है। सो टैक्स लगाओगे मतलब इफ यू आर टेकिंग इन एफसीएम एंड इफ यू आर टेकिंग इट आरसीएम देन वी आर नॉट गोइंग टू पे द टैक्स। फिर आप उसको एग्रीकल्चर की तरह आरसीएम के अंदर कंक्लूड कर देना, तो हमारी लायबिलिटी नहीं बनेगी। Amount received for services provided to state government in relation to training of drivers at Karnataka during this road safety, 79.5% expenditure by government, which is more than 75, hence exempt. JLM and Sons got permission from municipal authorities to build an 8-floor building in the Bangalore, but it agreed to build only 4 floors building and received 26 lakh as compensation from Sunil Constructions, a neighboring housing project which wants to protect its sunlight. तो ये कंपनी बनाने वाली थी 8 फ्लोर, लेकिन साइड वाले कंपनी ने बोला तुम आधा ही बनाओ और बचा हुआ आधा मत बनाओ, बिकॉज यहाँ से ना फिर वो सनलाइट ब्लॉक हो जाएगी हमारे साथ के प्रोजेक्ट की, और इसकी वजह से अपन तुम्हें 26 लाख रुपीस का कंपेंसेशन देंगे क्योंकि तुम इसको बेच के जो कमा सकते थे, मे बी वी विल गिव यू दैट अमाउंट इंस्टेड। Okay, so they have agreed to refrain from something. Now, agreeing to refrain from something is a service as per paragraph number 5E of schedule number 2. Yes, and we can reasonably assume that इनका agreement भी बना होगा because that is one of the conditions along with the consideration. बराबर है। अब यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई में डाउट आता है कि सर यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई हमें 12(3) लगाना है या 12(2) लगाना है, तो बेटा जी आपको 12(2) ही लगाना है। It is not related to the property. Here the main supply of service is being refraining from something. It is not directly related to the property. यहाँ पे एग्रीमेंट टू रिफ्रेन था विद रिस्पेक्ट टू द प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये 12(3) कब लगता है? जब प्रॉपर्टी से डायरेक्टली लिंक हो, जैसे आर्किटेक्ट हो गया, बिल्डिंग बनाना हो गया। तो जो यहाँ पे ये बिल्डिंग हो रहा होगा, बिल्ड बनाने वाला, वहां पे 12(3) लगा होगा, लेकिन रिफ्रेनिंग टू बिल्ड, दैट फोकस इज रिफ्रेनिंग, तो वहां पे 12(2) ही लगेगा। और जो सुनील कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे, वो ऑब्वियसली वेयर इट इज इन बैंगलोर, तो उस केस में ये इंट्रा बन जाएगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। बट प्लेस ऑफ सप्लाई का सबसेक्शन मत गलत लगाना, आंसर में भी आपका दोनों में सेम बनता, लेकिन यू हैव टू स्टेट इट इज एज पर 12(2) लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। बराबर है, तो सुनील कंस्ट्रक्शन इज द रेसिपिएंट इन दैट केस। चलो जी आगे आते हैं, मेटल स्क्रैप वाला। ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन है, तो मैं एक बार रीड करा देता हूँ, बट आप सबने किया होगा ये अच्छे से। इसमें मतलब अगर पेपर में ऐसे क्वेश्चन में गलती हुई है तो दैट इज कंप्लीटली आवर मिस्टेक। VRM is a registered job worker in Haryana under GST, providing various job work services related to metal product. On 30th April, it received steel cabinet worth 48 lakh rupees under delivery challan with e-way bill for the purpose of job work from Vijay Private Limited, a manufacturer in Haryana. The scope of job work included mounting the steel cabinet on a metal frame and sending back those mounted cabinets to Vijay Private Limited.
द मेटल फ्रेम्स आर टू बी सप्लाइड बाय VRM along with the services related to job work. तो जॉब वर्क सर्विसेज में क्या खुद के गुड्स भी दिए जा सकते हैं? आंसर इज यस, इट इज गोइंग टू स्टिल रिमेन एज अ सर्विस ओनली एज पर शेड्यूल नंबर 2. क्लैरिफाइड है? ओके, तो कंफ्यूज मत होना. इट हैज एग्रीड टू चार्ज टोटल कंसिडरेशन ऑफ 6.5 लाख फॉर द एंटायर जॉब माउंटिंग एक्टिविटी, जिसपे सर्विस का रेट लग जाएगा. सर्विस का रेट कितना दिया है? 18%. तो 18% लगेगा, 28% का मेटल फ्रेम का रेट नहीं लगेगा. During the course of mounting activity, metal waste is generated out of the metal frame, which is sold by VRM for 52,000. तो इसके ऊपर भी GST आपको पे करना पड़ेगा, और क्योंकि ये जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है तो यही पे कर देगा, यही पे कर देगा. ये चैप्टर नंबर 16 में अपन कर चुके हैं. It sent back the steel cabinet mounted on the metal frame to Vijay Private Limited on 13th of October 2024. Okay, required to compute the taxable value and GST liability. पेपर में एक चीज का ध्यान देना, क्या पूछा है? मुझे टैक्सेबल वैल्यू भी पूछी है, तो दोनों का बेस वैल्यू 52,000 और 6.5 लाख भी आपको कोट करना है. एंड यू हैव टू मेंशन द टोटल लायबिलिटी आल्सो, दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 18% एंड व्हाटएवर दिस रेट ऑन वेस्ट इज, दैट इज 12%. गिव रीजंस फॉर इंक्लूजन एक्सक्लूजन, तो वो आप बेसिक जो नोट में डालोगे. सी, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, नथिंग न्यू. कस्टम्स का वैल्यूएशन एक आता ही आता है, तो वो आपको हमेशा ऐड करना ही करना है. यहाँ पे 56,000 डेवलपमेंट का किया है इंडिया में, तो ये आपका पार्ट नहीं बनेगा, बिकॉज डिजाइन डेवलपमेंट जो आउटसाइड इंडिया किया है वही बनता है. प्राइस ऑफ मशीन दी हुई है, एयर का फ्रेट है तो 20% चेक करना है. कुछ यूएस में भी चार्जेस पे किए डिजाइन के, ये ऐड करने हैं. लाइसेंस फी रिलेटेड टू इंपोर्टेड गुड्स पेबल बाय द बायर एज अ कंडीशन फॉर सेल, तो ये ऐड करना पड़ेगा. 10% ऑफ दिस, दैट इज 2,000. बाइंग कमीशन हमेशा एक्सक्लूड करनी है. अब ये आईएनआर में है, तो ऊपर वाले को एक बार आईएनआर में कन्वर्ट कर लेना, देन आगे बढ़ना. मटेरियल एंड कंपोनेंट कॉस्ट सप्लाइड बाय बायर फ्री ऑफ कॉस्ट, ये आपको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये नहीं देता तो सामने वाला उसको चार्ज करता, तो वैल्यूएशन कम हो जाता है ना, इसलिए आपको ये ऐड करना पड़ता है. दैट इज द लॉजिक. इंश्योरेंस दिया है और फ्रेट भी दिया है, तो 20% का लिमिट उसमें चेक करना. लोकल एजेंट कमीशन पेएबल विद रिस्पेक्ट टू द सेल्स टू द लोकल एजेंट ऑफ द एक्सपोर्टर इज 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ मशीन. अब ये लोकल एजेंट ऑफ एक्सपोर्टर है, क्या ये ऐड होगा क्या? अरे बिल्कुल ऐड होगा. दिस इज नॉट ए बाइंग कमीशन, दिस इज नॉट ए बाइंग कमीशन. सी, कभी भी ऐसा डायरेक्ट दिया हो ऊपर, तो चलो यहाँ पे तो आपके पास अलग से बाइंग कमीशन आ रहा है, ये नहीं आता तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते क्या? नहीं. बाइंग, सी, लोकल एजेंट को दिया जा रहा है मतलब ये सामने वाले का कमीशन होगा. बाइंग कमीशन मतलब जनरली मेरा आदमी बाहर होगा. ओके, सो यू हैव टू ऐड दिस, यू हैव टू ऐड दिस. बस, बाकी तो कुछ है नहीं. इसका वैल्यूएशन दिया हुआ है, ये हमने ऐड कर लिया है 82.5, और ये डायरेक्ट रेट्स दिए गए हैं, कोई भी आपको डेट्स कैलकुलेशन नहीं करनी है. तो दिस इज डन. ओके जी, चलो एक प्लेस ऑफ सप्लाई हमेशा पूछते ही है वो लोग, उसको भी देख लेते हैं. मिस्टर प्रकाश कुमार अनरजिस्टर्ड इज अ रेसिडेंट ऑफ सूरत. ही प्लेसेस एन ऑर्डर ऑन ई-शॉपी एंड ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फॉर सप्लाई ऑफ लैपटॉप टू बी डिलीवर्ड टू हिज सिस्टर मिस रिधिमा एट मुंबई महाराष्ट्र. While placing the order, he provided billing address of सूरत. क्लैरिफाइड था कि बिलिंग एड्रेस, डिलीवरी एड्रेस अलग अलग है, ये अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो हमारा फोकस किस पे जाएगा? डिलीवरी एड्रेस पे. तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? मुंबई. क्लैरिफिकेशन थी लास्ट टाइम, आपके अमेंडमेंट्स का पार्ट था May 25 के लिए. यस, मुंबई. चलो, रितु इज अ प्रोपराइटर ऑफ GNF सेंटर सिचुएटेड एट लखनऊ, रजिस्टर्ड अंडर GST इन यूपी. हर क्लाइंट अनरजिस्टर्ड रिक्वेस्ट हर टू प्रोवाइड पर्सनल ग्रूमिंग एंड फिटनेस. तो उनके क्लाइंट उन्होंने बोला कि भाई हमें जिम, ये वो, फिटनेस, ग्रूमिंग ये सब करके दो. तो कौन सा सेक्शन लगता है? सेक्शन 12 सबसेक्शन 4. डज नॉट मैटर आप कौन हो, आप रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो, फोकस इस कहाँ पे ये चीज दी जा रही है, बिकॉज ये पर्सनलाइज सर्विसेज होती है. तो उन्होंने बोला एट हर होम एट दिल्ली. मेरा आंसर क्या बन जाएगा? दिल्ली प्लेस ऑफ सप्लाई का. डेकोर एंड डेकोर इंटीरियर डेकोरेटर फर्म located at Dehradun enters into contract with Diego of Italy to provide interior decoration in respect of two immutable properties of Mr. Diego, one in Dehradun and another in Italy. कौन सा सेक्शन लगाएंगे? 12 या 13? IGST का सेक्शन नंबर 13. क्यों सेक्शन 13 लगाया? क्योंकि रेसिपिएंट जो है वो आउटसाइड इंडिया है. ठीक है, सेक्शन नंबर 13 3, 4 और 5 के बाद एक आता है 13(6), जिसके अंदर बात होती है मोर देन वन टेरिटरी में अगर प्रोवाइड किया जा रहा है, नॉट मोर देन वन लोकेशन इन वन कंट्री. मतलब हमारे इंडिया में मोर देन वन स्टेट नहीं बात कर रहा, मैं मोर देन वन कंट्री की बात कर रहा हूं, इन विच अवर टैक्सेबल टेरिटरी इंडिया इज आल्सो देयर. तो इन दैट केस द प्लेस ऑफ सप्लाई बिकम्स अवर टैक्सेबल टेरिटरी. तो बिकॉज यहाँ पे देहरादून एंड इटली दोनों में प्रोवाइड किया जा रहा है, तो हमारा आंसर बनेगा देहरादून. अगेन आई एम रिपीटिंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया में मोर देन वन स्टेट, वो 13(7) लगता है. आई एम टॉकिंग अबाउट इन मोर देन वन लोकेशन इंक्लूडिंग इंडिया. तो इसमें आंसर हमारा इंडिया वाला बन जाता है इस केस में, दैट इज देहरादून उत्तराखंड.
तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी देहरादून उत्तराखंड। ठीक है जी। यहाँ पे एक अजम्पशन नोट दिया है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द वैल्यूएशन क्वेश्चन ऑफ कस्टम्स, बट मुझे नहीं लगा कि इसमें आपको ऐसे कुछ बहुत समझाने का जरूरत है। जो नॉर्मल हम सॉल्व करते सारे क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व करना, आपका आंसर बन जाएगा। इसमें ऑल्टरनेटिव अजम्पशन लिया है बट वो कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैं उसको अभी डिस्कस नहीं कर रहा, आप भी मत करो। SQR Mills Private Limited of Kolkata, registered under GST in West Bengal, gives a contract to LQR Private Limited, registered under GST law in UP, to supply a machine which is required to be assembled at a printing plant। तो ये तो पता है ना यार, असेंबली कहाँ करिए, दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, सेक्शन नंबर 10। तो कहाँ पे करा है, भोपाल। तो आंसर क्या बन जाएगा, भोपाल। अब ऐसे क्वेश्चंस में ना मेरा एक सजेशन है आप लोगों को, मैंने देखा है बच्चों का थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि बहुत अच्छे से आ रहा होता है प्लेस ऑफ सप्लाई, तो हम बहुत एक्स्ट्रा लिखते हैं। एक्स्ट्रा मत लिखना, थोड़ा सा टू द पॉइंट प्रोविजन लिखना और टू द पॉइंट कंक्लूजन लिखना। ये दो पार्ट्स आपके हर एक में आएंगे, मतलब 2 लाइन का आपका प्रोविजन, 1 लाइन का कंक्लूजन, ऐसा 3 लाइन का हर एक पार्ट बनेगा आपका। तो 1-1.5 पेज में हो जाना चाहिए और 5 नंबर अपने पूरे कर लो, क्योंकि 5 नंबर ही है ना, 10 नंबर नहीं है। तो बहुत एक्साइट होकर कभी कभार हम बहुत एक्स्ट्रा लिख देते हैं, नो नीड। ओके, लेट्स मूव अहेड। बी पार्ट, विजय कम्युनिकेशंस लिमिटेड, अ रजिस्टर्ड टेलीकॉम ऑपरेटर, is planning to bid for securing the right to use spectrum offered by the government under the spectrum allocation model followed by the Department of Telecommunication. The company appointed you as an advisor to give the advice when the liability of payment of GST shall arise in the following independent situations. Now this is a direct questions based on your circular. आपका सर्कुलर आया था May 25 के लिए, वन ऑफ द अमेंडमेंट्स, तो वहां से बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। In cases where the full upfront payment is made, in cases where the deferred payment by the operator in 18 monthly installments, give advice as per the legal provisions। तो इसमें 3 बातें आनी है जो आपके सर्कुलर में थी। सबसे पहली बात मेंशन करोगे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, because the government is giving the service, and apart from that, apart from the 3 you apply the RCM 3 जो सर्विसेज हमने पढ़ी थी ट्रांसपोर्टेशन के रिस्पेक्ट में, सर्विसेज विद रिस्पेक्ट टू एयरक्राफ्ट, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, उसको छोड़ के अपना क्या लग जाता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। और इन दोनों बातों में अब जैसे इफ द अपफ्रंट पेमेंट इज मेड देन ऑब्वियसली द टाइम ऑफ सप्लाई कब बनेगा इसका, व्हेन द पेमेंट इज ड्यू और मेड व्हिचएवर इज अर्लियर, एंड इफ इट इज मेड इन 18 मंथली इंस्टॉलमेंट्स, first you will quote the point with respect to the continuous supply of service because this is more than 3 months, then you will talk about the time of supply। टाइम ऑफ सप्लाई में जब कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस होता है देन ऑब्वियसली वी कैन टेक अ रीजनेबल अजम्पशन दैट द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट विल बी असर्टेनेबल, तो उसी दिन इनवॉइस जाएगा, लेकिन फिर उसको पेमेंट से कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली पेमेंट विल बी अर्लियर। ये सारा एनालिसिस हो चुका था हमारा अमेंडमेंट्स के वीडियो में भी, आप इसको एक बार रीड कर सकते हो। मेनी स्टूडेंट्स में हैव अ प्रॉब्लम विद द अजम्पशन कि सर हम अजम्पशन कैसे ले सकते हैं कि ड्यू डेट असर्टेनेबल रहेगा। ठीक है, आप उसके सिवाय ले लो। If you are assuming that due date is not ascertainable, then you will see the actual payment date. But just understand one point, थोड़ा सा लॉजिकली सोचो, इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट में, स्पेक्ट्रम के कॉन्ट्रैक्ट्स में आपको लगता है ड्यू डेट असेटेबल नहीं रहेगी, हजारों करोड़ रुपए का यहाँ पे द अमाउंट इज पेड, तो इन माय ओपिनियन यू शुड टेक अ रीजनेबल असम्पशन। नीचे आप आंसर देख लेना, दोनों दिया हुआ है, बट मेरे हिसाब से स्टिक टू द पॉइंट जो हमने डिस्कस किया दैट यस इट शैल बी असर्टेनेबल, तब इनवॉइस जाएगा, बट व्हेन विल कंपेयर दैट विद द पेमेंट डेट, वही अर्लियर आएगी क्योंकि उस पेमेंट डेट को इनवॉइस आ रहा है, एंड इनवॉइस के आगे अपन 60 डेज लेते हैं। सो जाहिर सी बात है द पेमेंट ड्यू और मेड विचर इज अर्लियर विल बी द आंसर। नेक्स्ट आ जाओ पॉइंट नंबर सी पे। Falcon Limited imported capital goods worth 3 CR after the payment of custom duty of 30 lakhs on 10th of September 2024, and the duty concession of 15 lakhs was availed under the customs import of goods at concessional rate of duty। ठीक है, IGCR वाले रूल्स है। The capital goods which were imported started being used for the specified purpose with the effect from 3rd of January 2025। ये वाले रूल्स बहुत बच्चे नहीं करते हैं, वहां पे आपको प्रॉब्लम आएगा, और इस बार तो अमेंडमेंट है सितंबर के लिए, तो आपको प्लीज करके जाने हैं। दे कैन आस्क अ वेरी डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन, ऐसी 4 मार्क का। द कंपनी क्लियर्ड द अबव सेड कैपिटल गुड्स आफ्टर हैविंग बीन यूज्ड फॉर द स्पेसिफाइड पर्पसेस ऑन 15th of April। You are required to calculate the differential duty being the difference between the duty leviable on clearance for which the exemption was availed and that already paid along with the interest. Differential duty has been paid on 30th of April. Step by step working should be part of your answer. Applicable customs rate is 15%। सिंपल सी बात है, सुनो, आपने कितने का ये मंगवाया, what is the cost of that asset? The cost of the asset is being 3 CR। अब इस 3 CR को मैंने यूज भी तो किया ना, मैंने इसको यूज भी तो किया ना। देखो कब से यूज किया मैंने, द स्टार्टेड बीइंग यूज्ड फ्रॉम 3rd of January, और फाइनल मैंने इसको पेमेंट करके क्लियर कब करवाया, अप्रैल में। तो जनवरी, फरवरी, मार्च,
एंड अप्रैल. अब अप्रैल भी हिट कर रहा है एंड वी हैव टू सी द कैलेंडर क्वार्टर्स दैट हैज आल्सो बीन क्लैरिफाइड नाउ इन सितंबर अटेम्प्ट. बराबर. तो 2 क्वार्टर, इफ यू रिमेंबर दैट टेबल फॉर डेप्रिसिएशन, फर्स्ट ईयर में पर क्वार्टर 4% आपको माइनस करना है सिंपल एसएलएम मेथड में. अब देखो ये टेबल वगैरह आपको लर्न ही करना पड़ेगा जो डेप्रिसिएशन का होता है. तो 4 इंटू 2 क्वार्टर्स का 8% यू विल रिड्यूस. 3 CR माइनस 8%. यस, वो कितना आएगा? 3 CR माइनस 8%, दैट विल बी 2.76 CR, मतलब 276 लैक्स. 276 लैक्स की वैल्यू है व्हेन आई एम गेटिंग इट क्लियर्ड. बराबर. उस टाइम मेरा पेमेंट कितना बनता है? 15% का पेमेंट बनता है. 15%. So that will come out to be 0.414 CR. But I have already paid 30 lakhs. Simple. मैंने पे कितना किया मेरा उस पर फोकस है. मैंने कितना कंसेशन अवेल किया उस पर भी फोकस नहीं है. तो मोटा मोटा मैं कह सकता हूं सर मेरा अभी इतना पेमेंट बनता है लेकिन मैं 30 lakhs पे कर चुका हूं. तो आप इसको सिंपल करो. 1 2 3 4 5 6 7 माइनस 30 lakhs. दिस विल कम आउट टू बी 11,40,000 पेमेंट. आपको चेक करा देते हैं. सी पॉइंट 11,40,000. 11,40,000 आपके कंक्लूजन में जाएगा अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट. इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट करोगे तो चलेगा ऐसे केस में. आप 11,40,000 का अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट आप पे करोगे. इज इट ओके? ठीक है. ये थोड़ा सा आपको डाउट आ सकता है इस वाले में. एंड हमेशा देखना आईसीआई ऐसा कोई ना कोई पॉइंट पकड़ेगा. कोई ना कोई पॉइंट ऐसा जो ज्यादा पूछा नहीं जाता है. तो ये रूल्स इतने पूछे नहीं जाते थे, बच्चे करते नहीं थे, करना पड़ेगा. ठीक है ना. चलो, तो ये अलॉन्ग विद इंटरेस्ट पे हो जाएगा. डेट्स आपने देख ली है, अमाउंट आपने देख लिया है. आगे आओ. XYZ registered in the state of Maharashtra in GST made following supplies during the last week of October. Considering the below mentioned supplies, your advice is sought for the purpose of TDS provisions along with the quantification for TDS. ऊपर मेन फोकस था ऊपर वाले क्वेश्चन में. दे वर आस्किंग यू द अमाउंट ऑफ द ड्यूटी. उन्होंने इंटरेस्ट कैलकुलेशन स्पेसिफिकली नहीं पूछा. हाँ, अलॉन्ग विद इंटरेस्ट जाएगा वो बोल दिया. तो जितना पूछेंगे उतना हम बता देंगे. यहाँ पे वो क्वांटिफिकेशन भी मांग रहे हैं. तो आपको टीडीएस येस नो भी बोलना है एंड आपको टीडीएस का अमाउंट भी बताना है. दैट इज द वे यू हैव टू आंसर इन द पेपर. आओ. वैल्यू इज एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी अनलेस अदरवाइज मेंशन. ठीक है. 18% का जीएसटी. स्टार्ट करते हैं. प्रोवाइडेड टैक्सेबल सप्लाई वर्थ 20,000 एंड एग्जेम्प्ट सप्लाई वर्थ 40,000 इन इनवॉइस to government of NCT of Delhi where the contract for supply is 5 lakh. Now understand that for the purpose of checking the applicability of TDS, you have to check the contract value. If that contract value exceeds 2,50,000, where I have to see the taxable supply, then in that case the TDS deduction will take place from the payment amount. तो पहले जब आप ये चेक कर रहे हो कि TDS लगेगा या नहीं, तब आप कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू चेक कर रहे हो. लेकिन जब बाद में बात आती है कि हाँ एक्चुअल में टीडीएस काटना है तो पेमेंट में से काटोगे ना ऑब्वियसली, कि कॉन्ट्रैक्ट में से जैसे जैसे पेमेंट होती जाएगी फिर वो पेमेंट चाहे 1 रुपए की क्यों ना हो. समझ में आया. अब इस वाले में देखो टोटल वैल्यू कितनी आ रही है. ये 5 लाख हमारा टोटल है जिसमें से 260 इज फॉर टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीएसटी. इन्होंने ऊपर बोल दिया एक्सक्लूसिव लेकिन बोला है अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, जो यहाँ पे एक जगह स्टेट कर दिया. सो दिस 260 को आप डिवाइड करना, टैक्सेबल पे फोकस रहेगा, डिवाइडेड बाय 118%. सो दिस विल फॉल बिलो 250. तो यहाँ पे अपना कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से टीडीएस इज नॉट एप्लीकेबल, तो टीडीएस नहीं कटेगा. प्रोवाइडेड सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स, टैक्सेबल इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ऑफ 20 लाख टू द मुंबई ऑफिस ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक विच इज अ सोसाइटी रजिस्टर्ड. ठीक है. तो ये तो 20 लाख पे नॉर्मल आपका टीडीएस का डिडक्शन हो जाएगा. अब से टीडीएस का डिडक्शन का रेट 2%, मतलब 1% एंड 1% और 2%. तो हम कहाँ के हैं? हमें महाराष्ट्र के. सामने वाला कहाँ का है जो डिडक्ट करने वाला है? महाराष्ट्र का. तो यहाँ पे 1 और 1% का डिडक्शन आपका हो जाएगा. तो 20,000 एंड 20,000 विल बी द डिडक्शन अमाउंट. ठीक है. एक्सप्लेनेशंस के साथ आपके रीजंस आते जाएंगे. जीएसटी का रेट मत लगा देना, जीएसटी नहीं पूछ रहे, टीडीएस पूछ रहे हैं. प्रोवाइडेड टैक्सेबल सर्विसेज वर्थ 5 लाख टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश रजिस्टर्ड इन हिमाचल प्रदेश डायरेक्टली इन रिलेशन टू द प्रॉपर्टी लोकेटेड इन एट नागपुर इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड बीइंग मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश. अब ध्यान से सुनो. सप्लायर कौन है? हमने टैक्सेबल सर्विस प्रोवाइड करी और हमें महाराष्ट्र के. यस. प्रॉपर्टी कहाँ की है? प्रॉपर्टी अगेन इन महाराष्ट्र नागपुर. तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? महाराष्ट्र एज पर 12(3). यस. एंड हु इज द रेसिपिएंट? रेसिपिएंट इज अ हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट. अब अभी के लिए मैं एक सेकेंड इग्नोर कर रहा हूं दैट व्हाट इज द अमाउंट. ये 250 के ऊपर नहीं जा रहा, इसको 1 मिनट के लिए छोड़ो. मतलब 250 के ऊपर जा रहा है, इसको 1 मिनट के लिए छोड़ो. मैं अभी अमाउंट चेक ही नहीं कर रहा.
क्योंकि अगर आप अमाउंट चेक करके आंसर करोगे ना तो यू विल डिडक्ट टीडीएस बिकॉज इट इज एक्सीडिंग 250. आई एम इग्नोरिंग द अमाउंट. यू हैव टू अप्लाई द प्रोविजो दैट वी कवर विद रिस्पेक्ट टू द टीडीएस सेक्शन 51 में. वो क्या बोलता है, लॉजिक सुनो. अगर ये इंट्रा बन गया, ठीक है, इंट्रा इन द नेचर ऑफ महाराष्ट्र स्टेट इंट्रा, क्या एचपी गवर्नमेंट उसका टीडीएस कट कर पाएगी? महाराष्ट्र इंट्रा स्टेट का 1% और 1%? अरे कैसे जमा करेगी? हिमाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उसका महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के साथ अकाउंट थोड़ी ना ओपन है जीएसटी के अंदर, तो प्रॉब्लम आएगा. उसके लिए उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. ये सब प्रॉब्लम्स अवॉइड करने के लिए टीडीएस के अंदर वी हैव स्टेटेड दिस एज अ स्पेशल केस ऑफ नो टीडीएस. तो इसके अंदर देयर विल बी नो टीडीएस, होएगा ही नहीं. ओके, अमाउंट देख के जल्दबाजी मत करना, एक बार पढ़ना क्या है. प्रोवाइडेड सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स वैल्यूड एट 1 लाख, contract value is 250, does not exceed 250, तो TDS is not applicable. Provided supply of taxable iron scrap at 3 lakh to GGS Private Limited, a non-government private company but registered. मेटल स्क्रैप में गवर्नमेंट का लिंक नहीं है, रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड है, तो टीडीएस का इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा. 250 के ऊपर चला गया है एंड महाराष्ट्र का ये तो 1% और 1% का आपका फोकस बन जाएगा 3000 और 3000. तो दो ही जगह हमारा टीडीएस आया. आगे आते हैं. RRY Limited has a registered place of business, one in Tamil Nadu and one in Karnataka. Aggregate turnover previous year का है 3.27 और 1.47. 1.47. जल्दबाजी में पॉइंट्स की गलती मत करना. मेरे मतलब मैंने बहुत बारी देखा ऐसा, थोड़ा सा ऐसे होता है कि अरे हाँ ये तो 5 के ऊपर चला गया, नहीं जाएगा. 4.71 बन रहा है टोटल. It wishes to opt QRMP for one of its place of business and wants to continue with the regular scheme and file return on monthly basis for other place of business. It is absolutely allowed. लिमिट 5 CR के ऊपर है, मतलब 5 CR की लिमिट होती है तो उसके ऊपर नहीं जा रहे हम. दैट इज एब्सोल्युटली ओके. एंड मैं एक जगह के लिए जाना चाहता हूं, एक जगह के लिए नहीं जाना चाहता. दैट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली फाइन. सो दिस इज नॉट लाइक अ कॉम्पोजिशन स्कीम. कॉम्पोजिशन में एवरीवन यस एवरीवन नो, यहां पे ऐसा नहीं है. एक्सप्लेन द स्टेटमेंट. Once ECO has complied with the dynamic QR code for invoices, such suppliers using the e-commerce portal for B2C supplies will not be required to comply with the dynamic QR code. This is absolutely wrong. अगर ECO ने किया तो ठीक है, लेकिन सप्लायर के लिए भी अगर एप्लीकेबल है तो उनको करना है. अब इन्होंने आंसर में वो दो केस लिए कि अगर पहले पेमेंट आ गया तो क्रॉस रेफरेंस दो, बाद में पेमेंट आया तो वो डायनेमिक क्यूआर कोड प्रॉपर तरीके से दो. दैट इज अ सेपरेट इशू. आईसीए ने वो दिया है, लेकिन पेपर में शायद आपको क्लिक ना करे, कोई बात नहीं. अगर अपना ये जैसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, एटलीस्ट वी आर रीचिंग द करेक्ट पॉइंट दैट यस, आप यस कंक्लूड करके आओ, आपको 1 नंबर तो मिल ही जाएगा. ठीक है, आपको लगेगा ये ऐसा, लेकिन क्या कर सकते हैं, आईसीए ने आंसर ही थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना के दिया यहाँ पे. दिस इज द प्राइमरी आंसर that yes, dynamic QR code applies to every supplier separately, and in case the supplier is making the supply through such ECOs, then despite the fact that they are complying, I have to comply it again. फिर इन्होंने वो प्रीपेड और पोस्टपेड का अलग अलग रेफरेंस दिया है कि चलो पहले पैसा आ गया तो कोई बात नहीं, आप उसका रेफरेंस दो, बाद में पैसा आ रहा है तो डायनेमिक क्यूआर कोड दो, वो सब ठीक है. दैट इज अ सेपरेट इशू. तो अभी तो कर लो, अभी इस क्वेश्चन में आ गया तो, बट पेपर में कोई नई चीज है तो डरना मत, जितना आता है उतना अच्छे से कंक्लूड करके आओ. दिस इज गिवन इन योर मटेरियल बाय द वे, जो क्वेश्चन था. सारा ऑफ जर्मनी, पर्सन ऑफ फॉरेन ओरिजिन, हैज कम टू इंडिया ऑन अ टूर ऑन अ ट्रैवल वीजा. तो जीएफए कितना मिलेगा? 15,000 का, फॉरेन ओरिजिन की है. और बैगेज में क्या क्या देख लेते फटाफट. सिगरेट्स, अब सिगरेट्स कितनी मिलती है अपने जीएफए के अंदर? 100 सिगरेट्स मिलेंगी, याद है ना, 100 सिगरेट्स मिलेंगी. ट्रैवल सोविनियर पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा. अदर आर्टिकल्स ये जीएफए के अंदर आ जाएंगे. और फायर आर्म्स विद 110 कार्ट्रिजेस, वैल्यू इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ कार्ट्रिज एट 510. तो 510 इंटू 110 जो है वो कार्ट्रिज का वैल्यू है, दैट इज 56,100. उस 56,100 में से मुझे फायर आर्म्स का जो बैलेंस अमाउंट है वो तो कुछ भी नहीं मिलेगा जीएफए में. ठीक है, उसके लिए तो पूरा रेट लगने, वो दे आर नॉट कवर्ड इन दैट लिस्ट 1 जो हम पढ़ते हैं. आपको याद होगा वो 3 लिस्ट 3 एनेक्सर्स हम पढ़ते हैं. तो उसके अंदर वी हैव टू सी द लिमिट्स. जैसे अल्कोहल में हम 2 लीटर पढ़ते हैं, इसके अंदर हम 100 सिगरेट्स पढ़ते हैं, तो उसमें कार्ट्रिजेस कितने अलाउड है? 50 अलाउड है. तो आप लोगे 50 इंटू 510, 50 इंटू 510 दैट इज 25,500. 25,500 ये आपका जीएफए के अंदर आएगा. 1, 2 and 3 प्लस 1, 2, 5, 500 प्लस, अरे एक सेकेंड, ये 100 इंटू 120 लेना है, प्लस 125,500 प्लस 25,500, 1,63,000 आपका आना चाहिए. ठीक है, तो और उसके बाद आप माइनस करेंगे 15,000, तो इसके ऊपर आपका 38.5%. और ये मेंशन करना, दिस इंक्लूड्स द सोशल वेलफेयर सरचार्ज.
सर वो बैलेंस के लिए वो लाइन लिखते ना, एक हमने क्वेश्चन बैंक वगैरह में देखा था, बैलेंस 46 स्टिक्स के लिए या फायर आर्म्स के लिए 100% ऑफ द रेट, वो लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक्चुअली उन्होंने स्पेसिफिक ही पूछा था कि कस्टम ड्यूटी बताओ, तो उतना ही लिख के आप छोड़ देना, तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे। ये लिटरली आपको 2 to 3 मिनट्स लेगा पेपर में, ठीक है, 4 नंबर अपने बन जाएंगे। चलिए फटाफट से आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, मिस्टर एक्स रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी issued invoice without actual supply of goods for taxable value amounting to 20 CR. CGST authority issued a show cause notice under 74. अब भले में आपके पेपर में 74A का रेफरेंस भी आ सकता है, जिसके अंदर आपको टाइम लिमिट्स का ध्यान रखना पड़ेगा कि 23-24 तक है या उसके बाद का है, 73-74 का लगाना है या 74A के आंसर्स लगाने हैं, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। CGST और SGST 18% 3.6 CR, फिर नीचे बोल रहा है पेनल्टी अंडर 74 3.6 CR, ठीक है। अब सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं। कैन द अमाउंट ऑफ टैक्स बी डिमांडेड इन सच केसेस? आंसर इज नो। क्यों सर? हमने 122, 73, 74 इन सबका एक लिंक पढ़ा था, याद है? एथिकल केस स्टडीज में भी वो हमने इसका थोड़ा सा रेफरेंस किया था कि भाई साहब अगर आपकी ना कोई सप्लाई नहीं हो रही, अगर आपकी कोई सप्लाई नहीं हो रही तो आपका कोई डिमांड नहीं निकल सकती। डिमांड तभी निकलती है जब सप्लाई होती है, और सप्लाई के बाद निकलता है उसका टैक्स, उसके बिना तो ये काम हो नहीं सकता सर। तो यू विल नॉट बी अंडर गोइंग एनी टैक्स पेमेंट, तो टैक्स नहीं डिमांड किया जा सकता। हाँ आप पेनल्टी लगाओ ना, लेकिन आप 73-74 में मेरे से टैक्स नहीं डिमांड कर सकते। इज इट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, मतलब नॉन बेलेबल जिसको अपन बोलते हैं, उसमें कुछ याद है आपको? सेफ मोर देन 5 CR याद है कुछ? ये सप्लाई विदाउट इनवॉइस, इनवॉइस विदाउट सप्लाई, अमाउंट कलेक्टेड बट नॉट पेड, फ्रॉडुलेंट ITC, वो अगर मोर देन 5 CR हो जाए, बट इस केस में वो अमाउंट कितना बन रहा है जल्दी बताओ? 3.6 CR, तो नो इट इज नॉट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस एज वेल। क्वांटम ऑफ पनिशमेंट इफ मिस्टर एक्स हैज बीन कन्विक्टेड, अब आपको वो 132 का टेबल याद रखना पड़ेगा अरेस्ट का। उसमें सर वो लिमिट क्या थी? 2 CR से 5 CR, फिर वो 5 CR के अबव, इनवॉइस विदाउट सप्लाई में स्पेशल लिमिट 1 to 2 CR। तो इसमें देखो ना किस में फॉल कर रहा है वो 3.6, तो 2 to 5 वाले में फॉल कर रहा है। तो उसमें कितनी सजा हो सकती है आपको? अप टू 3 years जेल एंड फाइन, ठीक है, एंड मिनिमम 6 months होता है अनलेस कोर्ट रिकॉर्ड्स एनी स्पेशल रीजंस। तो वो बातें आपको लिखनी है, अप टू 3 years एंड फाइन लिख के आना। अमाउंट ऑफ पेनल्टी लेवेबल ऑन मिस्टर एक्स इफ एनी, 122 सबसेक्शन 1 क्या था? 10,000 और अमाउंट इन्वॉल्व, तो अमाउंट इन्वॉल्व विचर इज हायर, कौन सा बनेगा? 3.6 CR, मतलब 1.8 और 1.8। तो CGST एंड वो SGST में भी उतना ही लगेगा ना, तो 10,000 और 1.8 CR, तो दिस वे विल टॉक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ CGST एंड साइमल्टेनियसली अंडर SGST। तो टोटल मतलब हायर आप लेके आओगे तो 3.6 CR, बट मेंशन करना दिस इज विद रिस्पेक्ट टू बोथ CGST प्लस SGST। अमाउंट ऑफ पेनल्टी लेवेबल ऑन पर्सन हु एड्स और अबेट्स, तो 122 3, 25,000 अप टू 25,000, तो अप टू 50,000 की पेनल्टी उसके ऊपर लगाई जा सकती है। ये सारी बातें आपको पेपर में लिखनी है। यहाँ पे ICAI ने ना कई जगह अप टू को इक्वल टू वो किया है, अब देखोगे ना, जैसे यहाँ पे वुड भी लिख दिया है, ऊपर भी देखो एक जगह दिस एक्सीड्स विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू, यहाँ पे सही लिखा और यहाँ पे लिख दिया विल बी, ये गलत है। अप टू 3 years, फिर कोर्ट डिसाइड करेगा कि 6 months मिनिमम, 6 to 3 years वो कैसे करना है, लेकिन यहाँ पे विल भी लिख दिया, यहाँ पे मे लिख दिया एक्सटेंड टू, तो ICAI ने लैंग्वेज थोड़ी गलत लिख दी है, बट कोई बात नहीं, अपने को पता है क्या करना है। अपील्स एंड प्री डिपॉजिट, अब इसके ऊपर तो आपको इस बार पेपर में आना ही आना है यार सवाल, है ना, क्योंकि चेंजेस हुए हैं। पहले क्या था, वो 10%, वो 20%, वो सब चीज़ें चेंज हो गई है, अमाउंट्स कम हो गई है। IGST के रिस्पेक्ट में नाउ द लिमिट इज 40 CR, वो सारी चीज़ें आपकी टेस्ट होंगी इस बार। इस वाले में ऐसा कुछ था नहीं, मैं आपको ऊपर ऊपर से फिर भी रीड करा देता हूँ ये वाला, क्योंकि द आंसर विल चेंज फॉर दिस। Kareem Associates supplier was issued a show cause notice under 74 by adjudicating authority. In the final order dated 30th August to Kareem Associates, the additional commissioner, मतलब appellate authority, confirmed the tax demand of 60 lakhs. Demand on account of penalty of equal amount and interest amounting to 16 lakh was also confirmed. However, RA, using the powers under 108, called for the record and found that the order is erroneous. और उसने एनहेंस कर दिया, 60 का 70 कर दिया, और बाकी पेनल्टी इंटरेस्ट वो 20 कर दिया इंस्टेड ऑफ 16। सप्लायर कह रहा है आई एडमिट द एडमिटेड टैक्स डिमांड ऑफ 20 लाख, इंटरेस्ट अमाउंटिंग टू 5 लाख एंड पेनल्टी ऑफ 20 lakhs। वो कह रहा है कि मैं 70 में से 20 एग्री करता हूं,
and he deposited the admitted tax interest penalty on 30th of November. For the balance amount, supplier decides to file an appeal and appointed a chartered accountant. अब आप तो सीए बनने वाले हो, तो आपसे पूछ रहा है वो कि मुझे बताओ इसमें प्री डिपॉजिट और ये अपील ये सब कैसे करना है. तो इसने अपील फाइल करी along with the pre deposit and same was decided in the favor of Karim Associates on 28th February. Well, application for refund of pre deposit was made on 1st March. Refund was granted on 14th of March. Considering the above, first of all tell the appellate authority to which it would be required to file the appeal against the order of RA. तो you will go to appellate tribunal. आप AT के पास जाओगे. सर अब प्री डिपॉजिट कितना रिक्वायर्ड रहेगा? देखो प्री डिपॉजिट कितना रिक्वायर्ड रहता है, वॉट एवर यू आर सेल्फ एडमिटिंग, तो उसने जितना भी एडमिट किया, जो भी तू एडमिट करता है, एंड एडिशनली आपको जो भी आप एडमिट नहीं कर रहे हो, दैट यू आर नॉट एग्रीइंग विद, so when you go to the appellate tribunal you will deposit additional 10% of the disputed tax liability. आपने 10,000 appellate authority को 10% आपने appellate authority को ऑलरेडी दिया होगा. अब इसका मैं आंसर नहीं मैच करा था क्योंकि वो चेंज हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाओगे आप, वो अब चेंज हो गया है. तो 10% और जो भी आपका बैलेंस, जो भी आपका अमाउंट बनेगा, देखो 70 इज द डिमांड जिसमें से यू आर एग्रीइंग विद 20, यस, तो बैलेंस 50 का 10% और यू विल बेसिकली डिपॉजिट इट मोर. अब उसका लिमिट्स क्या लग चुके हैं, एपेलेट व्हेन यू गो टू द ट्रिब्यूनल, दैट इज द 40 CR की लिमिट. पहले अलग लिमिट्स होते थे, मैं अभी वो नहीं बोल रहा, आप कंफ्यूजन के चक्कर में बस रिवाइज करा रहा हूं प्रोविजन. कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन रिफंड अंडर सेक्शन 115. रिफंड के लिए आपका स्टार्ट कब होएगा, जब आपने पेमेंट किया. आपने पेमेंट किया तो कब पेमेंट किया सर, आपने 30th of November को. एक और गलती होती है, जब आप इंटरेस्ट ऑन ये जो आपने प्री डिपॉजिट पे किया है, इसका जब आपको रिफंड मिलता है and you get the interest, you will get it on whatever the portion of the disputed liability you are depositing, not on the admitted. वो थोड़ी ना वापस मिलेगा. तो जो भी आपका डिस्प्यूटेड अमाउंट है वो 30th November से आपका इंटरेस्ट स्टार्ट होगा, जब तक आपको पैसा वापस नहीं मिलता 14th of March को. करो एक बार इस चीज को. 30th November से आगे, मतलब 30th November से आपका इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, फिर दिसंबर पूरा, दिसंबर, जैन पूरा, फेब पूरा, मार्च 14 तक, और एक दिन और आपका 30 नवंबर का. यू विल गेट फॉर 105 डेज. वो भी यहाँ पे आईसी ने 104 किया है. ऐसा एक दो जगह और हुआ है जहाँ पे एक एक दिन का आगे पीछे किया है. अब वी रियली डोंट नो आईसीआई पेपर में कैसे करेगा, क्योंकि आप खुद देखो ना, यहाँ से 30th नवंबर फ्रॉम क्लियरली लिखा है, फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट. सेक्शन ने भी क्लियरली बोला है, ठीक है, जो हम सेक्शन कैलकुलेट करते हैं रिफंड के लिए, वहां पे द 115 सेक्शन, वहां पे भी क्लियरली फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट. तो 30th नवंबर जो एक दिन है वो भी तो मिलेगा ना. अगर ये बोलते 1 दिसंबर से है तो दिसंबर, जैन, फेब और 14 मार्च तक 104 डेज होते. आप कैलकुलेट कर लो दोबारा, दिसंबर प्लस जैन प्लस फेब, लीप ईयर नहीं है, प्लस मार्च, ये बन रहा है आपका 104 डेज. तो मेरे हिसाब से ये एक ऐड होना चाहिए, बट ठीक है, अब ऐसे अगर हम लर्न करें तो फिर आप 104 की तरह ही लिख के आना पेपर में, बाकी हम कुछ नहीं अभी कर सकते. नेक्स्ट और क्या बोल रहा है वो, द अमाउंट ऑफ प्री डिपॉजिट रिक्वायर्ड अज्यूमिंग इफ द अपील इज टू बी फाइल्ड अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एपेलेट अथॉरिटी विद ओरिजिनल डिमांड and after considering the same amount of payment of admitted demand deposited on 30th November. तो सिंपल भाई, अगर आप appellate authority के पास जाओगे तो आप कितना जमा करोगे, whatever you are admitting, वो कह रहा है कि original demand and considering the same amount of payment of admitted demand deposited on 30th November. तो आप जितना वो admit कर रहे हो 20 lakhs, that is fine. बैलेंस जब आपका बनेगा, बैलेंस कितना बनेगा, ओरिजिनल वाले केस में 60 था, तो 60 माइनस 20, उसका आप 10% जमा करोगे, उसका आप 10% जमा करोगे. ऑब्वियसली आंसर इस वाले में अभी मैच कर जाएगा क्योंकि पहले भी 10% था. तो दैट विल बी व्हाट, 60 माइनस 20, उसका 10%, ठीक है. तो दिस विल बी व्हाट, 4 lakhs. तो 4 lakhs और आपको जमा करना पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम व्हाट यू आर एडमिटिंग. ये रहा वो 4 लाख का अमाउंट. यहाँ पे मैच क्यों मैं करवा पा रहा हूँ, बिकॉज वो परसेंटेज एपेलेट अथॉरिटी में सेम है. जो मैक्सिमम अमाउंट है 25 CR का, वो 20 CR हो गया है, लेकिन वो इतना बड़ा अमाउंट यहाँ पे लग नहीं रहे, वो तो लैक्स में आंसर आ रहा है, इसलिए ये मैच आपका कर जाएगा. इज इट ओके, क्लियर है आपको बात. तो आपने कितना एडमिट किया, 45 लाख आपने एडमिट किया, वो पूरा जमा कराना है आपको. सी दिस, यू एडमिट 20 lakhs एंड 5 lakhs. आप जितना भी, अच्छा एक और चीज मैं बता दूं, एडमिट जो आप कर रहे हो उसमें टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी जो भी एडमिट कर रहे हो जमा कराओ, लेकिन जो आप डिस्प्यूट कर रहे हो उसमें जो हम परसेंटेज लगाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ टैक्स का लगाएंगे. क्योंकि मैं तो बोलता हूं टैक्स आई एम नॉट लायबल टू पे, तो मैं उसका इंटरेस्ट पेनल्टी का क्यों अमाउंट जमा करूंगा. सो
इसमें आपका सारा आंसर मैच नहीं करवाया मैंने बिकॉज ऑफ द अमेंडमेंट्स, बट यस बाकी आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं फटाफट से, आ जाओ। अंकुश imported the goods from France, applied for warehousing of the said goods. PO made an order permitting the deposit on 21st of May. Ankush deposited the goods in warehouse on the same day. Goods were re-exported without the payment of duty. Custom department wants to levy interest at 15% on duty deferred as the goods remain in warehouse beyond 90 days from the date on which the order permitting was made. सिंपल सी बात क्या कह रहा है वो, यहाँ पे जब मैंने एक्सपोर्ट किया, माना मैंने इसको इंपोर्ट करके वेयरहाउस में डलवाया, बट मैंने इसको री एक्सपोर्ट करवा दिया है, ओके। और री एक्सपोर्ट के लिए मेरे पास एक सेक्शन होता है, सेक्शन 69 में हम ये चीज पढ़ते हैं, तो मैं कोई ड्यूटी नहीं पे करूंगा उस केस में, आई विल गेट एन एडवांटेज, इनपुट ड्यूटी आई वोंट पे। तो जब मेरी ड्यूटी ही नहीं लग रही तो उसके रिस्पेक्ट में इंटरेस्ट लग सकता है क्या, मतलब मैं किस अमाउंट का मल्टीप्लाई करूंगा इंटरेस्ट। प्रतिभा प्रोसेसेस केस में ये चीज क्लैरिफाई करी गई थी कि इंटरेस्ट इज कॉम्पेंसेटरी इन नेचर, तो व्हाट आई एम कॉम्पेंसेटिंग फॉर इफ देयर इज नो ड्यूटी हियर, नो ड्यूटी, ओके। केस लॉ भी वही नाम आपको पेपर में कोट करना है और ये चीज मेंशन करनी है, प्रतिभा प्रोसेसर्स, पूरा वर्से साइटेशन पूरा मत लिखा, चल जाएगा। क्वेश्चन 6 करने की जरूरत नहीं है अभी क्योंकि बहुत ही डायरेक्ट है, बट बता देता हूं कुछ नया नहीं है। पावर एंड प्रोसीजर ऑफ अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग एंड एपेलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, पूरा का पूरा लर्न करने वाला पार्ट है। 1.5 से 2 पेज भरेंगे, 6 में से 4 से 5 नंबर आपको मिल जाएंगे अगर आप सही से लिख के आते हो। प्रॉपर अथॉरिटी में कैसे एप्लीकेशन होगा, वो रेलिवेंट रिकॉर्ड्स मंगवाएंगे, प्रोनाउंसमेंट होगा, मेजॉरिटी ओपिनियन नहीं बना तो क्या करेंगे, अपील के लिए हम जाते हैं एपेलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। ये मेंशन करना मत भूलना दैट इफ देयर इज नो मेजॉरिटी इन द एपेलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, इट इज अज्यूम्ड दैट the advance ruling cannot be obtained, okay. Okay, write a short note on assessment of non-filer of returns, direct question है best judgment का, or under what circumstances special audit may be directed, is it applicable even if the accounts have been already audited, yes, अगर सामने वाले ने बोला स्पेशल ऑडिट कराना है तो कराना है, भाई ने बोला तो कराना है। विथ रेफरेंस टू द कस्टम्स लॉ स्टेट द मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो देखो जब एक्सपोर्ट करते हो ना, बिल ऑफ वो शिपिंग बिल वगैरह बोल देना, इंपोर्ट ऑफ गुड्स में बिल ऑफ एंट्री बोल देना, और दोनों में एक एक कॉमन इनवॉइस बोल देना, काम हो जाएगा आपका। समझ आया? यस, चलो तो ये था आपका पेपर। पेपर इतना कोई बहुत मुश्किल नहीं था, 1-2 जगह थोड़े ऐसे पार्ट्स थे जहां पे उन्होंने अनटेस्टेड एरियाज को पूछा, बट वो हमेशा ही पूछेंगे, राइट। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। मिलेंगे हम किसी और लेक्चर में। जेन्युइनली कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। लॉट ऑफ वैल्यू फॉर योर आईडीटी विल बी क्रिएटेड ऑन दिस चैनल। बाय बाय, टेक केयर।